जूलिम साउथ कोरिया की एक बड़ी लॉ फर्म है जहां हर 2 साल में केवल एक बार नए वकीलों की भर्ती होती है। हमारी मेन लीड ह्यू मिन ट्रेन में किताब पढ़ने में मग्न है। जूलिम में कई सीनियर वकील हैं, जिनमें बड़े उम्र के ऑपरेशंस लॉयर सुंग चोल, फाइनेंस लॉ हेड वकील जॉन सू, एंटी ट्रस्ट लॉ हेड जियोंग जो हमेशा काले चश्मे लगाते हैं, कॉर्पोरेट लॉ हेड दो जुन और अंत में लिटिगेशन हेड सियो खुन शामिल हैं। हमारी मेन लीड ह्यू मिन देर से पहुंचती है। उसकी टीम को अंदर बुला लिया जाता है, लेकिन वो अब तक नहीं आई थी। तभी सेक्रेटरी बताती है कि उम्मीदवार ह्यू मिन अनुपस्थित है और तभी वो घबराकर दरवाजा खोलकर अंदर दौड़ती हुई आती है। उसका पहनावा अस्त व्यस्त और लापरवाह सा लगता है। उसकी शर्ट पर व्हाइटनर से दाग ढका हुआ है और उसकी टाई पर साफ धूल जमी है। सियो खुन तुरंत उसे बाहर निकाल देता है। उसके मुताबिक वकील के लिए समय सोने चांदी से भी कीमती है और देर करना टाइम मैनेजमेंट की कमी दिखाता है। वकील सुंग चोल ने नरमी से देर का कारण पूछा, सोचकर कि शायद कोई इमरजेंसी सिचुएशन रही हो, लेकिन ह्यू मिन ईमानदारी से बताती है कि वो किताब पढ़ने में खो गई थी और स्टेशन छूट गया। सुंग चोल उसकी ईमानदारी की सराहना करते हैं, लेकिन कारण उचित न होने से फिर भी उसे बाहर जाने को कहते हैं। ह्यू मिन जिद करती है कि वो बाहर इंतजार करेगी जब तक पैनल अपना फैसला नहीं बदलता। वो चुपचाप बैठकर देखती है कि बाकी उम्मीदवार अंदर जा रहे हैं और वो अकेली बाहर रह जाती है। इंटरव्यू पूरा होने के बाद 2 जुन सुंग चोल को याद दिलाता है कि यही वही लड़की है जिसने 12वीं नेशनल मूट कोर्ट कंपटीशन जीती थी। सबको याद आता है उस आत्मविश्वासी लड़की का शानदार आर्ग्यूमेंट, जिसका विषय था समान अवसर और प्रतिभा का सही मूल्यांकन। उस समय जुलिम की टीम ह्यू मिन से बेहद प्रभावित हुई थी और अफसोस जताया था जब पता चला कि वो ली एंड सीओ फर्म में जाने वाली है। तब जॉनसो ने सुंग चोल से कहा कि अगर उन्होंने उसे जाने दिया तो कंपनी को पछताना पड़ेगा। सुंग चोल ने बाकी लोगों की राय पूछी। समय को लेकर सख्त माने जाने वाले सियो खुन ने भी हामी भर दी। चूँकि आखिरी ग्रुप में सिर्फ 3 उम्मीदवार थे, इसलिए ह्यू मिन को चौथे मेंबर के रूप में जगह मिल गई। इसके बाद सवाल पूछा गया, एक आदमी जेब्रा क्रॉसिंग पर एक्सीडेंट में अपना हाथ गवा देता है, लेकिन तभी पास से गुजरता एक व्यक्ति उसका हाथ उठाकर भाग जाता है। अब अगर वो आदमी केस दर्ज करता है तो कोर्ट क्या फैसला करेगी? एक उम्मीदवार ने जवाब दिया, प्लेंटिफ जीतेगा क्योंकि हाथ उसी का है और उसे लौटाना ही होगा। दूसरा उम्मीदवार भी इससे सहमत हुआ, लेकिन ह्यू मिन ने कहा कि केस खारिज हो सकता है क्योंकि ये स्पष्ट नहीं है कि शारीरिक अंगों पर ओनरशिप का कानूनी अधिकार मान्य है या नहीं। उसने समझाया कि कानून जीवन और शरीर के अंगों पर संपत्ति अधिकार को मान्यता नहीं देता, इसलिए ओनरशिप के आधार पर दायर याचिका टिक नहीं पाएगी। जब ह्यू मिन ने जोर देकर कहा कि उस आदमी को कानूनी रूप से कोई और बेस खोजना होगा, तो सुंग चोल हल्के से मुस्कुराए। अगला सवाल था, मिस्टर किम एक ट्रेन चला रहे हैं जिसमें 100 यात्री सवार हैं। अचानक पटरी पर एक बड़ा पत्थर आ जाता है और दुर्घटना होने वाली थी। मिस्टर किम के पास विकल्प है, या तो ट्रेन को पत्थर से टकरा दे जिससे कई यात्री मारे जाएंगे, या फिर पटरी पर काम कर रहे एक टेक्नीशियन को कुचल दे और यात्रियों को बचा लें। आखिर में मिस्टर किम ने 100 यात्रियों को बचाने का फैसला किया, लेकिन टेक्नीशियन की मौत हो गई। सवाल था, क्या मिस्टर किम का ये काम हत्या मानी जाएगी? ज्यादातर उम्मीदवारों ने कहा नहीं, क्योंकि उन्होंने 100 लोगों की जान बचाई, लेकिन ह्यू मिन का जवाब था हाँ, क्योंकि लीवर खींचने का फैसला जानबूझकर लिया गया था और उसका नतीजा टेक्नीशियन की मौत हुई। ह्यू मिन ने ये भी जोड़ा कि मिस्टर किम जानते थे टेक्नीशियन मरेगा, फिर भी उन्होंने ऐसा किया, यानी उनके पास उद्देश्य था। जब सुंग चोल ने पूछा, अगर 100 लोगों की जान बचाने के बावजूद मिस्टर किम को सजा हुई तो न्याय कहाँ है? तब ह्यू मिन ने कहा, मैं ये नहीं कह रही कि उन्हें दोषी ठहराया जाएगा, बस इतना कि उनका कार्य अपराध की परिभाषा में आता है। संभव है कि उन्हें ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से बरी कर दिया जाए। ये सुनकर सियो खुन संतुष्ट दिखा। उस रात ह्यू मिन थकी हुई घर लौटती है और दोस्तों से इंटरव्यू के बारे में शिकायत करती है। दोस्त सिर्फ आह भरते हैं कि वो 1 घंटा पहले निकली थी, लेकिन फिर भी देर से पहुंची। तभी उसे खबर मिलती है कि उसे जुलिम में चुन लिया गया है। खुशी से तीनों सहेलियां गले मिलकर झूम उठती हैं। अगली सुबह ह्यू मिन ट्रेनी वकीलों के लिए ओरिएंटेशन सेशन में शामिल थी। वहाँ 2 अहम लोग मौजूद होते हैं, चिन वू और मिन चोंग, जो लिटिगेशन डिपार्टमेंट से हैं। ह्यू मिन जब अपनी सीट पर बैठती है तो उसकी मुलाकात एक पुराने जानकार से थी। वो लड़का हैरानी से पूछता है कि वो यहाँ कैसे है, क्योंकि उसे तो ली एंड सीओ में जाना था, लेकिन ह्यू मिन ध्यान नहीं देती। इसके बाद सभी नए वकील अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मिन चोंग नोटिस करता है कि चिन वू घबराया हुआ है, क्योंकि उसे डर है कि शायद ह्यू मिन उसकी टीम में न आए। इंट्रोडक्शन खत्म होते ही कई अन्य डिपार्टमेंट भी ह्यू मिन को अपनी टीम में चाहते हैं। इसके बाद सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट अपनी अपनी टीम का परिचय देते हैं। फिर ट्रेनी वकील तय करते हैं कि उन्हें किस डिपार्टमेंट में शामिल होना है। अगर किसी डिपार्टमेंट में ज्यादा लोग चुन लेते हैं तो एचआर उन्हें बांट देता है। सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट अच्छे फायदे और नीतियाँ बताते हैं ताकि ट्रेनी अट्रैक्टेड हों। सिर्फ सियो खुन ने साफ साफ सख्त बातें कही, जिससे सबने सिर हिला लिया।
क्वेश्चन एंड आंसर का दौर शुरू हुआ। जहां बाकी डिपार्टमेंट अपने फायदे गिनाते हैं, वहीं स्योखुन कहता है, मेरे डिपार्टमेंट में कोई सुविधा नहीं मिलेगी। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं आता तो यहाँ मत आना। ये सुनकर सब समझ जाते हैं कि वो ह्यो मिन को ताना मार रहा है। नीचे बैठे उम्मीदवार फुसफुसाने लगे। जब सबने डिपार्टमेंट चुनना शुरू किया तो किसी ने भी स्योखुन के लिटिगेशन डिपार्टमेंट को नहीं चुना। सबकी नजरों के बीच ह्यो मिन सबसे आखिर में आगे बढ़ती है। उसका दोस्त उसे अपने डिपार्टमेंट में बुलाता है, लेकिन ह्यो मिन लिटिगेशन डिपार्टमेंट चुन लेती है। हॉल में हलचल मच जाती है, मगर स्योखुन उसे फिर ठुकरा देता है, कहते हुए कि उसका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है। चिनवू पीछे पीछे आकर समझाता है कि वो सिर्फ 2 मिनट लेट हुई थी, लेकिन स्योखुन सुनता ही नहीं और चला जाता है। इसके बाद चिनवू ह्यो मिन को कमरे में ले जाता है और ह्यो मिन से पूछता है कि उसने बाकी डिपार्टमेंट्स की बजाय लिटिगेशन डिपार्टमेंट ही क्यों चुना। ह्यो मिन ने जवाब दिया कि वो लोगों की खुशी और उनके अधिकारों की रक्षा करना चाहती है। स्योखुन ने सुना लेकिन कुछ नहीं कहा। चिनवू के मुताबिक स्योखुन बहुत कम बोलते हैं, उन्हें गपशप या बेकार की बातें पसंद नहीं है। ह्यो मिन को भी जल्दी समझ आ गया कि वो बेहद सख्त सिद्धांतों वाले इंसान हैं। अगले दिन ह्यो मिन और बाकी 3 ट्रेनीज को अपने अपने लिटिगेशन डिपार्टमेंट के नाम टैग दिए जाते हैं। उनका पहला काम था 4 केस फाइलों में से रैंडम रूप से 2-2 का डिस्ट्रीब्यूशन। ह्यो मिन को शेयर होल्डर से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी मिली। चिनवू ने उसे याद दिलाया कि अगर जरूरत हो तो ट्रैवल सुविधा भी मांग सकती है। वहीं संगचोल, जिसने स्वेच्छा से लिटिगेशन चुना था, उसे खुद ही पब्लिक कैब से जाना पड़ा। गुखुन और शॉर्ट हेयर वाली हो जुन को लोकल फील्ड इन्वेस्टिगेशन सौंपा गया। बाद में गुखुन, जो कभी उसका क्लासमेट था, ने ह्यो मिन से फाइल बदलने की गुजारिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। चिनवू चारों को लिटिगेशन डिपार्टमेंट हेड एडवोकेट जुन सोंग से मिलाने ले गया। चारों ने झुककर सलाम किया और बैठ गए। जुन सोंग ने गर्व से अपनी ऑर्किड दिखाई, जो उन्हें जस्टिस मिनिस्टर से गिफ्ट में मिली थी। तभी हंसी मजाक के बीच मिन चोंग अंदर आई और रिपोर्ट्स को लेकर नाराजगी जताई। उसने जुन सोंग को डांटा कि पिछली रात उसे सारा काम अकेले निपटाना पड़ा, जबकि वो टालमटोल कर रहे थे। चिनवू ने ट्रेनीज को बताया कि मिन चोंग ही लिटिगेशन डिपार्टमेंट के केपीआई का पूरा बोझ उठाती है। इसके बाद सोंग हुन ने सबकी रिपोर्ट जांची और गुखुन को गलतियों के लिए फटकारा। हो जुन की रिपोर्ट में 3 स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, जिस पर सोंग हुन ने कहा कि ये लापरवाही है। संग चोल से बार बार सवाल किए गए, लेकिन ह्यो मिन की रिपोर्ट देखने के बाद सोंग हुन ने उसकी कंक्लूजन प्रेजेंटेशन की तारीफ की। रिपोर्ट पढ़ने के बाद संग चोल को भी समझ आ गया कि उसे क्यों रिजेक्ट किया गया था। जब वजह पूछी गई तो ह्यो मिन ने साफ और लॉजिकल तरीके से अपना आधार बताया, जिससे सोंग हुन बेहद संतुष्ट हुआ। उसने बाकियों को समझाया कि अगर काबिलियत नहीं है तो दिमाग लगाओ और सॉरी बोलने की आदत छोड़ो, खासकर नए वकीलों को। सोंग हुन ने चारों ट्रेनीज को एडवाइस दी कि अपनी पोजीशन के लायक बनो। उस शाम हो जुन ग्रिल चिकन शॉप से खाना लेकर घर आई। बाहर इंतजार कर रही उसकी 2 बहनें खुश हुईं, जबकि ह्यो मिन पढ़ाई में डूबी हुई थी। अगली सुबह ह्यो मिन एक शेयर होल्डर मीटिंग में पहुंची। मीटिंग के बाद उसने स्पीकर से सवाल पूछना चाहा, लेकिन उसने अनसुना कर दिया और चला गया। ह्यो मिन ने चिनवू को कॉल करके बताया कि उसे और जांच करनी है, इसलिए देर से लौटेगी। फिर वो बस से ओनप्योंग गांव पहुंची, जहां रिपोर्ट के आंकड़े संदिग्ध लगे थे। उसने ओनप्योंग के हॉट स्प्रिंग्स बाथ हाउस का दौरा किया। वहाँ हर जगह ध्यान से देखती रही, कैंटीन वाली महिला से बातें की और पता चला कि ये जगह 30 साल से लगातार चल रही है। उस रात बाकी 3 लोग परेशान थे, क्योंकि ह्यो मिन अब तक नहीं लौटी थी। अचानक वो आ गई, लेकिन सब और परेशान हो गए, क्योंकि कोई उससे संपर्क नहीं कर पा रहा था। चिनवू ने घबराकर कहा कि तुरंत सोंग हुन से माफी मांग ले और बहाने मत बनाए। भीगे बालों के साथ ह्यो मिन सोंग हुन के ऑफिस पहुंची। यहाँ नियम था कि अगर नाम पुकारे जाने पर 2 बार अनुपस्थित हो जाओ तो बाहर निकाल दिया जाता है। चिनवू ने रोका, लेकिन ह्यो मिन ने बात रखी। सोंग हुन ने पहले अनसुना किया। आखिरकार ह्यो मिन बोली कि वो वकील है और उसे सफाई देने का हक है। सोंग हुन ने उसे 2 मिनट का समय दिया। ह्यो मिन ने बताया कि उसके गीले बाल इस वजह से हैं, क्योंकि वो ओनप्योंग जाकर पिछले 7 सालों से घटती इनकम की असल वजह ढूंढ रही थी। उसने कहा कि 30 साल से लगातार चलने के बावजूद हालिया इनकम में गिरावट असामान्य है। फिर उसने ग्राफ और फॉर्मूला दिखाते हुए निष्कर्ष निकाला कि बिक्री के आंकड़ों में हेरफेर हुआ है। उसने प्रूफ के तौर पर डेटा भी दिखाया। सोंग हुन ने रिपोर्ट देखी और सही पाकर चिनवू को ओनप्योंग कंपनी से संपर्क करने को कहा। हालांकि उसने बड़ी उपलब्धि हासिल की, फिर भी देर आने और छुट्टी लेने की सजा से नहीं बची। सोंग हुन ने चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा ऐसी लापरवाही की तो डिसिप्लिनरी कार्रवाई होगी। अगले दिन ह्यो मिन गैस कंपनी की ओर से अदालत पहुंची, हाथ में 2 बड़े गुलाबी बॉक्स लिए हुए। सोंग हुन भी वहां मौजूद था। ह्यो मिन ने प्रोसिक्यूशन पक्ष से अपनी इकट्ठी की गई गवाही साझा करने की पेशकश की, जिससे दोनों प्रोसिक्यूटर प्रभावित हुए। सोंग हुन ने उसे काम करते देखा और गर्व से मुस्कुराया। केस की सुनवाई जारी रही जब प्रोसिक्यूशन पक्ष ने सबूत पेश किए।
गैस कंपनी को 3.8 बिलियन वॉन का नुकसान हुआ था। प्रतिद्वंद्वी कंपनी ने शिकायत की कि गैस कंपनी ने दूसरी कंपनी को दबाया और जुलिम जैसी बड़ी लॉ फर्म से वकील बुला लिया। इस पर ह्यू मिन ने गैस कंपनी का पक्ष रखा और बताया कि उसने खुद वहां के कर्मचारियों की ईमानदारी और मेहनत देखी है। इसके बाद प्रोसिक्यूशन पक्ष ने उसका कार्ड ले लिया। जैसे ही वो बाहर निकली, एशिया सिटी गैस कंपनी ने उसे वकील बनाने की इच्छा जताई। कई अन्य शहरों की गैस कंपनियों ने भी रुचि दिखाई। उसी रात ह्यू मिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ डिनर करने गई। वो लियनसेल लॉ फर्म में काम करता था और ह्यू मिन को अपनी मंगेतर कहकर इंट्रोड्यूस कराता रहा। लेकिन वो हमेशा ह्यू मिन को रोकता कि वो अपना नाम न बताए और अपने सीनियर्स को कहता कि वो जज लांग एचान की बेटी है। सब उसकी तारीफ करते कि उसे इतनी अच्छी लड़की मिली, लेकिन ह्यू मिन को ये बात अच्छी नहीं लगी। उस रात उसने देखा कि ह्यू मिन चुपचाप थी तो उसने उसे मनाने की कोशिश की और बताने लगा कि उसे क्यों पसंद करता है। ह्यू मिन ने कहा कि उसके पास कुछ कहने को है, लेकिन आज नहीं। उसी रात स्योखुन अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड का वीडियो देख रहा था। वीडियो में स्योखुन सुबह उठते ही हंसता और अपने कुत्ते हैट के साथ खेलता नजर आता है। उसने कहा कि उसे हैट की याद आती है, लेकिन गर्लफ्रेंड की नहीं। शायद ये झूठ था, क्योंकि अब न तो गर्लफ्रेंड थी और न ही उसका प्यारा कुत्ता। इस बीच होसियन फर्टिलिटी क्लिनिक, जो टेस्ट ट्यूब बेबी के मामलों के लिए मशहूर था, वहाँ अचानक हंगामा हो गया। उनका एक क्लाइंट जीऑन गुस्से में आकर तोड़फोड़ करने लगा। उसने अपना स्पर्म वापस मांगा और जब स्टाफ ने रोका तो उसने बवाल खड़ा कर दिया। फिर जुलिम के प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने इस मामले को संभाला। हिसाब लगाया गया तो हुसैन क्लिनिक को 423 मिलियन वॉन का नुकसान उठाना पड़ा और उनके मुवक्किल इस रकम को चुकाने में सक्षम नहीं थे। ऊपरी अधिकारियों ने प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को इस केस पर विशेष ध्यान देने का आदेश दिया, क्योंकि हुसैन पहले जुलिम की कॉर्पोरेट लॉ टीम का क्लाइंट रह चुका था। जब सौखून जल्दी जल्दी निकल रहे थे तो ह्यू मिन उन्हें कुछ दस्तावेज देना चाहती थी, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। फिर चिन्वू से पता चला कि हर शुक्रवार सौखून जल्दी निकल जाते हैं ताकि अपने बच्चे को लेने जा सकें। लेकिन असल में सौखून अपने कुत्ते हैट को घर ले जाते थे, उसे नहलाने के लिए। हैट के साथ खेलते हुए सौखून, जो हमेशा ठंडे स्वभाव के रहते थे, अब खिलखिलाकर हंसने लगे। वे हैट को अपने बेटे जैसा मानते थे और उसे कैंपिंग पर भी लेकर जाते थे। इस बीच ह्यू मिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ कॉफी पीने गई। उसका बॉयफ्रेंड मजाक में एक अंगूठी निकालता है, लेकिन फिर गंभीर होकर अपने दिल की बात कहता है और प्रपोज करता है। लेकिन ह्यू मिन कहती है कि उसे भी कुछ कहना है, जिससे उसका बॉयफ्रेंड परेशान हो जाता है। उसी रात सौखून हैट को डॉग केयर सेंटर छोड़ने गए। वो हैट को अलविदा कहकर निकल ही रहे थे कि उनकी पुरानी प्रेमिका वहाँ आ गई। उसी रात जीऑन ने क्लिनिक में घुसपैठ की। उसने सारे सैंपल कैबिनेट खंगालने शुरू कर दिए। जब सिक्योरिटी गार्ड आया तो जीऑन मेज के नीचे छिप गया, लेकिन पकड़ा गया और गिरफ्तार कर लिया गया। उसने चिल्लाते हुए कहा कि उसे पता है कि ये क्लिनिक भ्रष्ट है और वो सबको बेनकाब करेगा। अगली सुबह प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में तनाव का माहौल था। जीऑन वहाँ नहीं पहुँचा। बाद में गुकह्योन को कॉल करने पर पता चला कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। सौखून और चिन्वू तुरंत पुलिस स्टेशन पहुँचे, लेकिन जीन वकीलों से नफरत करता था, कानून पर भरोसा नहीं करता था और खुद ही सब सुलझाना चाहता था। उसने कहा कि सभी वकील एक जैसे होते हैं। तब सौखून ने धीरे धीरे उसे समझाया और भरोसा दिलाया कि वो उसके पक्ष में खड़ा रहेगा। इससे जीन थोड़ा पिघला और पूछा कि शुरुआत कहाँ से करें। उसने बताया कि उसने अपने स्पर्म हुसैन क्लिनिक को फ्रीज करने के लिए दिए थे, लेकिन उन्होंने उसे खराब कर दिया। ये अनुचित था और उसे लगता था कि उसका स्पर्म 10 अरब वॉन के बराबर है, इसलिए वो मुआवजा चाहता था। जब पूछा गया कि उसने और सैंपल क्यों नहीं सुरक्षित रखे, तो उसने कहा कि वो इनफर्टाइल हो चुका है। दरअसल 1 साल पहले उसे टेस्टिकुलर कैंसर हुआ था और सर्जरी करानी पड़ी थी, इसलिए ऑपरेशन से पहले उसने स्पर्म स्टोर किए थे। लेकिन जब आईवीएफ करवाना चाहा तो बताया गया कि सारे सैंपल खराब हो चुके हैं। पिता बनने का मौका खो देने से वो टूट गया और इसी वजह से उसने वो सब किया। अगले दिन सोंगचान, जो ह्यू मिन का बॉयफ्रेंड था, कुछ कोलीग्स के साथ जुलिम आया। वहाँ उसकी नजर ह्यू मिन से मिली और माहौल तनावपूर्ण हो गया। उसके बाद सोंगचान की कंपनी का ह्यू मिन से मीटिंग में आमना सामना हुआ। सोंगचान की लॉ फर्म लियनसेल हुसैन क्लिनिक का रिप्रेजेंटेशन कर रही थी, जबकि जुलिम लॉ फर्म जीऑन का पक्ष ले रही थी। दोनों पक्ष अपने अपने क्लाइंट की रक्षा में तेज तर्रार दलीलें देते रहे। लियनसेल की टीम ने गुस्से में कहा कि जुलिम सिर्फ धमकी देता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता, और वे गुस्से में मीटिंग छोड़ गए। बाद में सौखून ने भी मान लिया कि उसने 500 मिलियन वॉन के मुआवजे का दावा सिर्फ ब्लाफ करने के लिए किया था, ताकि हालात पलटे जा सकें। सब उत्साहित थे, लेकिन ह्यू मिन ने कहा कि ये तरीका बहुत जोखिम भरा है। लेकिन जब वो कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन नहीं दे पाई तो सौखून ने उसकी आलोचना की। फिर उसने सबको आदेश दिया कि कुछ ऐसा सबूत ढूंढे जो टीम की स्थिति को मजबूत करे। ह्यू मिन अनिच्छा से तैयार हुई और टीम के साथ जीऑन से मिलने गई। जीऑन हमेशा की तरह उदास था। उसने कहा कि वो महिला वकील से कंफर्टेबल महसूस नहीं करता,
तो ह्यूमिन ने कहा कि वो बाहर चली जाएगी और गुकह्योन से बात सुनेगी। लेकिन बाहर निकलते ही सौखून ने उसे डांटा कि वो क्लाइंट के सामने बहुत झुक रही है। इसी बीच मिनचोंग ने आकर उससे कहा कि उसे कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि भले ही सौखून सख्त दिखता है लेकिन अंदर से अच्छा इंसान है। गुकह्योन थकाहारा वापस लौटा, क्योंकि वो 2 घंटे से जीन से बातें कर रहा था लेकिन कुछ समझ नहीं पाया। उसने ह्यूमिन को बताया कि जियोन राक्षस के बारे में बकवास कर रहा था और वो थक गया, लेकिन उसने बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। रात को ह्यूमिन ने ओवरटाइम काम करते हुए उस रिकॉर्डिंग को बार बार सुना और उसमें अजीब बात नोटिस की। उसने जियोन को अगले दिन मिलने का बुलावा दिया। सुबह वो अकेली जियोन से मिलने गई और सच्चाई व ईमानदारी से बातें की, जिससे जियोन झिझक गया लेकिन धीरे धीरे उस पर भरोसा करने लगा। फिर उसने अपने मन की बातें ह्यूमिन से साझा की। इसके बाद ह्यूमिन सौखून के पास गई और कहा कि उसने जियोन के केस को पलटने वाली चीज ढूंढ ली है। अदालत में सुनवाई शुरू हुई। सौखून ने 500 मिलियन वॉन मुआवजे की मांग की, लेकिन क्लिनिक के वकील ने इसे बेबुनियाद बताया। जब कारण पूछा गया तो सौखून ने कहा कि जियोन को गवाही देने का मौका दिया जाए। जियोन ने साफ साफ बताया कि वो इनफर्टाइल क्यों हो गया और उसने स्पर्म क्यों स्टोर किए थे। उसने कहा कि जब उसकी होने वाली पत्नी बच्चे की ख्वाहिश रखती थी तो उसका टूटना स्वाभाविक था। तभी अचानक जियोन की पत्नी अदालत में पहुंच गई, जिससे सब चौंक गए। उसके चेहरे का एक हिस्सा बुरी तरह जल चुका था, लेकिन जियोन की नजर में वो अब भी सबसे सुंदर थी। दरअसल सौखून ही था जिसने जियोन की पत्नी जूजिम से मुलाकात की और उसे समझाया था। एक वकील की सच्ची और दिल से कही बातें जूजिम के दिल को छू गईं और उसने अदालत में आने का फैसला किया। 3 साल पहले जब जियोन और जूजिम शादी करने वाले थे, ठीक सगाई के बाद उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसमें आग लग गई। जूजिम का चेहरा बिगड़ गया और उसने खुद को राक्षस समझना शुरू कर दिया। वो जियोन से दूर हो गई और आत्महत्या की कोशिश भी की, लेकिन जियोन ने कभी हार नहीं मानी। उसने लगातार उसका पीछा किया और उसे वापस अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश की। जियोन का प्यार देखकर जूजिम ने फिर से सिर ऊंचा कर लिया। जियोन ने अदालत में ही उसे दोबारा प्रपोज किया और कहा कि वे दोनों साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। इसी दौरान पता चला कि जब सोंगचान ने ह्यूमिन को प्रपोज किया था तो उसने कहा था कि वो इकलौती संतान नहीं है। ह्यूमिन ने बताया कि उसकी एक जुड़वा बहन है जो बहरी है और उसे गोद दे दिया गया था। ह्यूमिन बहुत दुखी थी, क्योंकि उनकी माँ ने सिर्फ इसलिए ह्यूमिन को अपने पास रखा क्योंकि वो पूरी तरह से ठीक थी, जबकि ह्यूजू को किसी और के पास भेज दिया क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी। ह्यूमिन और उसकी बहन बिल्कुल एक जैसी दिखती थी, फर्क सिर्फ उनके बालों का था। बचपन में ह्यूमिन चाहती थी कि ह्यूजू के बाल काट दे ताकि उनके माता पिता उन्हें पहचान न पाएं और बहन को अपने पास रख लें। ये सब सुनकर सोंगचान हैरान तो हुआ, लेकिन उसने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। वो वहाँ से चला गया और डिनर का प्लान कैंसिल कर दिया। जूजिम और जियोन की स्थिति भी बेहतर नहीं थी, क्योंकि जूजिम अब भी शादी का जोड़ा पहनने में आत्मविश्वास नहीं रखती थी। सिर्फ तब जब जूजिम की छोटी बहन ने बेटी को जन्म दिया, जूजिम मुस्कुराई। उसके लिए बच्चा होना मानो एक उम्मीद थी, ताकि उसके जैसी एक बेटी इस दुनिया में आए। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और जियोन को टेस्टिकुलर कैंसर हो गया। दोनों पति पत्नी होसिन क्लिनिक गए ताकि जियोन अपना स्पर्म फ्रीज करवा सके और भविष्य में बच्चे हो सके। वहाँ स्टाफ ने दावा किया कि उनकी स्पर्म बैंक दुनिया की सबसे बेहतरीन है। समझाने के बाद दोनों ने होसिन पर भरोसा किया। भरोसे के कारण जियोन निश्चिंत होकर ऑपरेशन कराने चला गया। जैसा डॉक्टरों ने कहा था, जियोन वाकई इनफर्टाइल हो गया। लेकिन तभी खबर आई कि उसका फ्रीज किया हुआ स्पर्म खराब हो गया है। जूजिम की एक बेटी होने की उम्मीद एकदम टूट गई। जियोन डर गया कि कहीं जूजिम उसे छोड़ न दे। उस क्लिनिक ने अपनी गलती मानने के बजाय ये कहा कि वे किसी और फर्टाइल इंसान के साथ फिर से कोशिश करेंगे। ऊपर से उन्होंने जूजिम के रूप रंग पर फिजूल बातें की, जिससे पति पत्नी बहुत आहत हुए। इसी वजह से जूजिम और ज्यादा चुप रहने लगी, क्योंकि क्लिनिक ने अजन्मे बच्चे को राक्षस कह दिया। यही कारण था कि जियोन ने मुकदमा दायर किया। इसके बाद सियोखून ने अपने मुवक्किल का बचाव करते हुए कहा कि जियोन को मिले 500 मिलियन उस दर्द की भरपाई नहीं कर सकते जो उन्होंने सहा है। इससे ली यूनसियो के वकीलों को अदालत से सुनवाई स्थगित करवानी पड़ी। सियोखून ने ह्यूमिन की ओर गर्व से देखा, क्योंकि उसने ये सब खोज निकाला था। इससे पहले जब इस केस पर चर्चा चल रही थी, पत्रकार हुआंग ने चिन्वू को फोन किया और दोनों ने बात की। तब विपक्षी वकील ने सियोखून से मुलाकात की इच्छा जताई। सियोखून को पता था कि जनता विपक्षी वकील के मुवक्किल का समर्थन नहीं करेगी, इसलिए उसने बहुत धारदार तर्क दिए। आखिरकार विपक्ष ने सियोखून से समझौते की बात की। वे सारे नागरिक और आपराधिक आरोप हटा देंगे और कोई फीस भी नहीं लगेगी। लेकिन सियोखून ने शर्त रखी कि जियोन को 100 मिलियन का मुआवजा मिले, वरना वे केस जारी रखेंगे। विपक्ष भड़क गया, लेकिन आखिरकार मान गया। उन्होंने जाते जाते सियोखून से पत्रकार हुआंग का मामला भी संभालने को कहा। बाहर जाते समय वकील ने ह्यूमिन को घूरकर देखा और फिर अंदर चला गया। इसके बाद
ह्यूमिन ने जियोंग के परिवार को ये खुशखबरी सुनाई और सबने एक दूसरे को गले लगाया। उधर जुलिम कंपनी में चिनवू अपने सहकर्मी से परेशान था, जिसने सिर्फ 3 दिन का काम अब तक पूरा नहीं किया था। वो आदमी डोजुन का आदमी था, इसलिए कुछ नहीं करता था। तनाव के बीच सियो खून वहाँ से गुजरा और डोजुन से टकरा गया, क्योंकि दोनों अपने अपने सहकर्मी की रक्षा करना चाहते थे। डोजुन अपने आदमी को बचा रहा था क्योंकि उसका बैकग्राउंड मजबूत था। वहीं सियो खून को सिर्फ परफॉर्मेंस की परवाह थी। कंपनी का एक और बड़ा अधिकारी तायसोब भी उस निकम्मे कर्मचारी के पक्ष में खड़ा हो गया। दरअसल इस लॉ फर्म में 2 गुट थे, एक पैसे कमाने वाले वकील जो नए केस लाते थे और दूसरे कर्मचारी वकील जो उन्हीं केसों को संभालते थे। दोनों गुटों में हमेशा टकराव रहता था। बहस के दौरान सियो खून ने सबके सामने तायसोब का पर्दाफाश कर दिया कि उसने काबिल वकील नासोंग को कंपनी से हटवा दिया था। इसके बाद सब अपने अपने रास्ते चले गए। सियो खून ने नासोंग को पहले से काम करते देखा था और उसकी काबिलियत जानता था। उसी रात ह्यूमिन को उसकी सहेली का फोन आया। सहेली एक वकील से ब्लाइंड डेट पर जा रही थी और मदद चाहती थी, लेकिन वहाँ वही वकील निकला, ली यूनसियो का सोंगचान। ये देखकर ह्यूमिन रुक गई और उसने वहीं साइन लैंग्वेज में सोंगचान से अपनी अंतिम बात कह दी जब वो उस लड़की के साथ डिनर कर रहा था। रात में ह्यूमिन अकेली सड़क पर घूमती रही, गुमसुम सी। फिर ऑफिस पहुंचकर कॉफी बनाने लगी, लेकिन ध्यान कहीं और था। तभी सियो खून अंदर आया और गर्म पानी मांगा। ह्यूमिन को रात भर रुकना पड़ा क्योंकि अगली सुबह उसे साम मून कंपनी के गलत तरीके से कमाई केस पर लीगल ब्रीफ जमा करना था। सियो खून ने सिर हिलाया और ह्यूमिन के लिए चाय बना दी। फिर दोनों ने जियोंग के केस पर बात की। ह्यूमिन ने पूछा अगर सियो खून उसकी जगह होते तो कैसा महसूस करते। सियो खून ने जवाब दिया, मैं तो अपनी पत्नी को उस हालत में देखकर पागल हो जाता। ह्यूमिन बोली, काश मेरा प्यार भी इतना खूबसूरत हो। इसके बाद सियो खून वहाँ से चला गया। ह्यूमिन ने उसका धन्यवाद किया उस चाय के लिए। इस बार सियो खून ने भी उसकी तारीफ की कि उसने जियोंग का केस बहुत अच्छे से संभाला। एपिसोड 3 में अतीत में ह्यूमिन ने एक तितली का कोकून पाया और बड़े ध्यान से उसका ख्याल रखा। वो तितली को बाहर निकलने की कोशिश करते देख रही थी, जबकि उसकी माँ लगातार दरवाजा खटखटा रही थी। तितली को परेशान देखकर ह्यूमिन ने कोकून को काट दिया ताकि वो आजाद होकर कमरे में उड़ सके। इसे देखकर उसे बहुत खुशी हुई, जैसे उसे कोई नई उम्मीद मिल गई हो। लेकिन तितली थोड़ी देर ही उड़ी और जमीन पर गिर गई। उसी समय डॉक्टरों ने ह्यूमिन को बताया कि लंबे समय तक पढ़ाई के दबाव के कारण उसे रीडिंग डिसऑर्डर हो गया है। अस्पताल के कमरे में वो उस मरी हुई तितली को हाथ में पकड़े रही। दूसरी ओर डोखून नाम का एक डिलीवरी बॉय अपने दोस्तों के साथ कॉफी पी रहा था। फिर सबको अलविदा कहकर चला गया, लेकिन गाड़ी चलाते समय वो होश में नहीं था। तभी उसने मिनगुक नाम के एक छोटे लड़के को टक्कर मार दी। मिनगुक की माँ घबराकर अपने घायल बेटे को बीच सड़क पर उठा लिया। डोखून का अल्कोहल टेस्ट हुआ और उसका लेवल बहुत ज्यादा निकला, इसलिए उसे नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। मिनगुक को तुरंत अस्पताल ले जाकर कई टेस्ट किए गए। डॉक्टर ने बताया कि उसके शरीर पर ट्रक से सीधी टक्कर का कोई निशान नहीं है, बल्कि उसकी नसों को नुकसान पहुंचा है, जिससे वो बेहोश हो गया। डॉक्टर अच्छी तरह जानते थे कि ये आंतरिक चोटें अक्सर बाहरी दबाव या चोट से आती हैं। इससे मिनगुक की माँ और उलझन में पड़ गई। माँ समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर क्या हो रहा है। तभी अचानक उसे एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि उन्होंने कैमरा और निगरानी फुटेज चेक किया है और वो ट्रक कभी भी मिनगुक से टकराया ही नहीं। ये सुनकर माँ बिल्कुल हैरान रह गई कि जब उसके बेटे को ट्रक ने टक्कर नहीं मारी तो फिर उसकी दोनों टांगे कैसे पैरालाइज्ड हो गईं। दुलिम ने भी इस अजीब घटना को नोटिस किया। टक्कर नहीं लगी, लेकिन चोटें बिल्कुल वैसी ही आईं जैसे सचमुच टक्कर लगी हो। डॉक्टर ने भी इस बात की पुष्टि कर दी। मिनगुक के परिवार की तरफ से प्रतिनिधि कंपनी लियनसेल थी। लड़के का परिवार बहुत अमीर था, इसलिए उनके लिए पैसों की कोई समस्या नहीं थी। माँ अपने बेटे की विकलांगता के गुस्से में उस डिलीवरी बॉय को जेल भिजवाना चाहती थी और उस डिलीवरी कंपनी को बर्बाद करना चाहती थी। सोखुन को याद आया कि वो ह्यूमिन के साथ डॉक्टर से मिलने गया था। उसी समय तेसोब अपने पिता से मिलने आया था, जो कंपनी के 2 बड़े अधिकारियों में से एक थे। तभी मिस्टर सुंगचोल ने भी सोखुन को अपने ऑफिस बुला लिया। जैसे ही सोखुन पहुंचा, तेसोब वहाँ से चला गया। मिस्टर सुंगचोल ने सोखुन को कुछ बातें बताईं। इसके बाद ह्यूमिन और सोखुन ने डॉक्टर से मिनगुक के मामले के बारे में बात की कि क्या ये संभव है। डॉक्टर का मानना था कि मिनगुक घबराहट की हालत में था, इसलिए उसे लगा कि उसे चाकू मारा गया है। असल में कुछ केस ऐसे भी हुए हैं जहां इंसान खुद को मौत के खतरे में मान लेता है और शरीर वैसा ही रिएक्ट करने लगता है। ये सुनकर ह्यूमिन और सोखुन को बात समझ आई, लेकिन उन्हें और जांच करनी थी, इसलिए वो दोनों मिनगुक के स्कूल गए और गवाहों से पूछताछ की। सबने कहा कि लड़का बिल्कुल सामान्य था, उसे कोई चोट या खून नहीं निकला था। सिर्फ उसकी माँ ही ऐसे चिल्ला रही थी जैसे उसके बेटे को चाकू मारा गया हो।
अगले दिन अदालत की पूरी टीम सोफे पर सोते सोते जल्दी में उठ खड़ी हुई। ह्यो मिन और गुक ह्योन भागकर मीटिंग रूम पहुंचे। सबको साफ दिख रहा था कि दोनों ने पिछली रात बिल्कुल नींद नहीं ली थी। ह्यो मिन के गाल पर अब भी अखबार की छपी हुई लिखाई साफ दिख रही थी, जो उसने चेहरे पर चिपका ली थी। उसने बोतल से पानी लेकर मिटाने की कोशिश की, लेकिन नहीं हटा। तभी सो खुन ने उसे अपना रुमाल दे दिया। उसने चेहरा पोंछकर रुमाल लौटा दिया और झाड़ने लगी, लेकिन सो खुन ने हंसते हुए उसे लेने से मना कर दिया। दरअसल दोनों को पिछले 10 साल की कंपनी ऑडिट की फाइलें तैयार करनी थी, क्योंकि मिस्टर होंग्याओ ने कहा था कि ये केस बहुत जरूरी है और तुरंत करना होगा। मिन ने कहा था कि ये केस खत्म हो चुका है, लेकिन सब समझ गए कि इन दोनों इंटर्न्स से बदला लिया जा रहा है। सो खुन ने भी समझ लिया, लेकिन कहा कि पहले मीटिंग जरूरी है। मीटिंग में सबका मानना था कि मिन गुक को मानसिक भ्रम हुआ था, जिससे उसके शरीर ने वैसे ही रिएक्ट किया। झूठी धारणा कि उसे वैन से टक्कर मारी गई है उसकी नसों पर असर डालकर उसे लकवा जैसा महसूस कराने लगी। ऊपर से उसकी माँ के घबराकर चिल्लाने से वो और यकीन करने लगा। सबने सो खुन और ह्यो मिन की दलील पर ताली बजाई। उसके बाद दोनों को रास्ते में तेसोब मिला, लेकिन सो खुन ने ध्यान ही नहीं दिया। सबको तेसोब से चिढ़ थी, क्योंकि वो अपने पिता के चेयरमैन होने का घमंड करता था। ह्यो मिन ने चेहरा धो लिया था, लेकिन वो सो खुन का रुमाल सूंघ रही थी, क्योंकि उसमें खुशबू थी। तभी उसे दो डून का फोन आया कि उसे तुरंत कहीं आना है। उधर सो खुन अपने ऑफिस लौटा और सुंगचोल की बातों को याद करने लगा। सुंगचोल ने कहा था कि वो जल्दी रिटायर होकर एडवाइजर बनना चाहता है, इसलिए उन्होंने पूछा कि क्या सो खुन कंपनी संभालना चाहेगा। सो खुन हैरान हुआ कि उन्होंने ये पोस्ट अपने बेटे तेसोब को नहीं दिया, लेकिन सो खुन ने ये आकर्षक ऑफर ठुकरा दिया। उसने साफ कहा कि वो डूबते जहाज का कप्तान नहीं बनना चाहता। उसे लगता था कि ली एंड सीओ को पछाड़कर जो सफलता मिली है वो सिर्फ चमक का झूठा प्रतिबिंब है, क्योंकि जुलिम के नेता सिर्फ अपने निजी संपर्कों की वजह से राजस्व ला रहे थे। जब वो लोग चले जाएंगे तो जुलिम भी डूब जाएगा। सुंगचोल ने कंपनी को दोबारा स्ट्रक्चर करने का सुझाव दिया और कहा कि इसके लिए किसी को बलिदान देना होगा, लेकिन सो खुन ने कहा कि वो गुनाहगार बनकर अयोग्य लोगों को निकालना नहीं चाहता। तभी डोजुन के कमरे से ह्यो मिन पर डांटने की आवाज आई। असल में उसने ह्यो मिन से आर्टिकल लिखने को कहा था, लेकिन ह्यो मिन ने मना कर दिया, क्योंकि वो इसे रीडर्स के साथ धोखा मानती थी। ये देखकर सो खुन को भी गर्व हुआ कि वो ईमानदार है। दोनों बहस करने ही वाले थे कि सो खुन अंदर आया और अपने स्टाफ को याद दिलाया कि देर हो रही है, मीटिंग में जाना है। जाने से पहले उसने उस व्यक्ति को घूर कर देखा जो उसके स्टाफ को तंग कर रहा था। फिर सब ली एंड सीओ की मीटिंग में पहुंचे, लेकिन वहां पता चला कि मीटिंग 2 बजे शुरू हो चुकी है, जबकि ह्यो मिन को 2:30 का समय बताया गया था। वो समझ नहीं पाई कि ऐसा क्यों हुआ। उधर ली एंड सीओ ने डॉक हुन से कहा कि उसे भारी मुआवजा भरना होगा और उस पर केस भी होगा। डॉक हुन ने कहा कि उसने सिर्फ कॉफी पी थी, शराब नहीं, लेकिन फिर भी अल्कोहल लेवल हाई आ गया। मिन गुक के माता पिता अब भी मान रहे थे कि डॉक हुन ने उनके बेटे को गाड़ी से टक्कर मार दी और वो अपंग हो गया। डॉक हुन के साथ खड़े व्यक्ति ने कहा कि उसे माता पिता से माफी मांगने के लिए घुटनों पर बैठना होगा, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। डॉक हुन वाकई घुटनों पर बैठ गया और माफी मांगी। तभी सो खुन आया और डॉक हुन को उठाया। उसने साफ कहा कि ली एंड सीओ को ईमानदारी से खेलना होगा। सो खुन ने सबूतों का एक बंडल दिखाया कि डॉक हुन का मिन गुक से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, लेकिन सोंग चान फिर भी माता पिता का पक्ष लेकर बहस करता रहा। सो खुन ने फैसला सुनाकर डॉक हुन को वहां से जाने को कहा, क्योंकि रुकना समय की बर्बादी था। इसके बाद उसने ह्यो मिन को ट्रायल संभालने को कहा। वो पहले थोड़ी हैरान हुई, लेकिन फिर खुशी से मान गई। कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। ली एंड सीओ की तरफ से कहा गया कि डॉक हुन ने थकान में शराब पीकर गाड़ी चलाई और 200 मिलियन वॉन का मुआवजा मांगा। ह्यो मिन ने उनकी दलील खारिज कर दी और कहा कि असली मुद्दा मिन गुक और उसकी मां की मानसिक स्थिति है। सोंग चान ने इसे मान लिया, लेकिन माता पिता ने जबरदस्त विरोध किया। इसके बाद सो खुन ने ह्यो मिन की तारीफ की कि उसने केस बहुत अच्छे से संभाला। ह्यो मिन डॉक्टर से जानकारी लेने पहुंची, लेकिन उसे अनुमति नहीं मिली। वापस लौटते समय उसकी मुलाकात अपनी पुरानी दोस्त से हुई। पता चला कि मिन गुक अक्सर अस्पताल आता था, लेकिन कभी दवाई नहीं लिखी गई। ह्यो मिन डॉक्टर से बात करना चाहती थी, लेकिन प्लेंटिफ पक्ष का डॉक्टर डिफेंडेंट के वकील से नहीं मिला। उसकी दोस्त सीओ आ ने कहा कि हो सकता है मिन गुक को मानसिक विकार हो या बीमारी को लेकर चिंता की समस्या। इस तरह की बीमारी में इंसान नकली लक्षण दिखाता है या सोचता है कि वो बीमार है ताकि ध्यान पा सके। ह्यो मिन ने सीओ आ का धन्यवाद किया और वहाँ से चली गई। फिर उसने अपनी दलीलें सो खुन को बताईं। सो खुन ने सुझाव दिया कि उसकी रिपोर्ट में बस ये लिखना काफी होगा कि मिन गुक और उसकी माँ को मानसिक समस्या है। ह्यो मिन इसे अलग तरीके से लिखना चाहती थी, लेकिन सो खुन ने उसकी बात नहीं मानी और काम में लगे रहे। काम खत्म होने के बाद ह्यो मिन थकी हुई घर लौटी, लेकिन वहाँ देखा कि सोंग चान पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। ये वही इंसान था
जिसने उससे ब्रेकअप के तुरंत बाद दूसरी लड़की से डेटिंग शुरू कर दी थी। फिर भी वो कह रहा था कि ह्यो मिन के कॉन्टैक्ट ब्लॉक करने से उसे बहुत चोट पहुंची। उसने अपनी बेवफाई का कारण ये बताया कि ब्रेकअप के बाद वो घबरा गया था और डरता था कि उसका बच्चा हैंडीकैप पैदा होगा। मतलब वो ह्यो मिन को भावनात्मक रूप से मैनिपुलेट करना चाहता था, लेकिन ह्यो मिन ने कोई ध्यान नहीं दिया। ह्यो मिन खाना बनाने लगी और प्लेट ढूंढते समय उसे पता चला कि उसकी माँ आई थी और उसकी टूटी हुई पसंदीदा प्लेट फेंक गई। वो प्लेट ह्यो मिन की सबसे पसंदीदा थी, इसलिए उदास होकर माँ से पूछने चली गई कि उसने क्यों फेंकी। माँ ने कहा कि प्लेट पुरानी और टूटी हुई थी, इसलिए फेंक दी। ह्यो मिन ने गुस्से में माँ से कहा कि जैसे उसने टूटी प्लेट फेंकी वैसे ही उसने अपनी हैंडीकैप बहन को भी छोड़ दिया। उसने ये भी बताया कि सोंग चान ने ब्रेकअप का कारण यही बताया था कि उनके परिवार में डिसेबिलिटी का जीन है। ह्यो मिन ने माँ से कहा कि आगे से बिना उसकी अनुमति उसके किसी भी सामान को न फेंके। अगले दिन सुनवाई हुई जहाँ डॉक्टर ने बताया कि मिन गुक सामान्य नहीं है और वो अपनी माँ पर पूरी तरह निर्भर है। ये सुनकर उसकी माँ जोर जोर से चिल्लाने लगी और खुद को दुनिया की सबसे दुखी माँ बताने लगी। तब सो खुन ने कहा कि जिस दिन मिन गुक ने सोचा था कि उसे टक्कर मारी गई है, उस दिन भी उसकी माँ ऐसे ही पागलों की तरह बर्ताव कर रही थी। उसने वीडियो दोबारा चलवाया। इसके बाद सोंग चान ने डॉक्टर से पूछा कि क्या मिन गुक की स्थिति का आकलन सही है। डॉक्टर ने समझाया कि उनके पास टेस्ट होते हैं जिससे ये परखा जा सकता है। नतीजे में आया कि उस उम्र के बच्चों में सब अपनी राय देते हैं, लेकिन मिन गुक सिर्फ वही बोलता है जो उसकी माँ कहती है, चाहे वो गलत ही क्यों न हो। दरअसल मिन गुक की माँ उसके जन्म से ही अपने दोस्तों और परिवार से दूर हो गई थी। उसका पति भी काम में व्यस्त रहता था, तो मिन गुक ही उसकी पूरी दुनिया बन गया। सो खुन ने बताया कि मिन गुक की माँ ने अभी तक उसे दूध छुड़ाया ही नहीं है, जबकि उसकी उम्र 51 महीने है। इतनी उम्र में उसे सिर्फ 1 महीने पहले ही प्ले स्कूल भेजा गया था। इसका मतलब उसकी माँ ने उसे ओवर प्रोटेक्ट करके पूरी तरह निर्भर बना दिया है। सो खुन ने निष्कर्ष निकाला कि मिन गुक मानसिक समस्या से पीड़ित है, लेकिन उसकी माँ ये सुनकर जोर जोर से रोने लगी और दूसरों को दोष देने लगी। ह्यो मिन ने सो खुन से पूछा कि उसने इतनी कड़वी बात उसकी माँ से क्यों कही। सो खुन ने जवाब दिया कि वो सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि वो दुनिया की सबसे अच्छी माँ नहीं है। बाद में तीनों सहेलियां आपस में बैठकर बातें करने लगी। वे तीनों स्कूल के समय से दोस्त थी। ह्यो मिन की एक दोस्त के पिता को काम के दौरान चोट लगी थी, लेकिन पैसों की कमी की वजह से इलाज नहीं हो पाया। तब ह्यो मिन ने अपनी माँ के कपड़े पहनकर खुद को वकील बताकर उस कंपनी के मैनेजर से बहस की और कहा कि उसे मुआवजा देना होगा और जेल भी जाना होगा क्योंकि उसने जिम्मेदारी नहीं निभाई। ह्यो मिन ने और भी आत्मविश्वास से कहा कि उस आदमी ने सैलरी घोटाला भी किया है। उस समय उसकी 2 सहेलियां उसका साथ दे रही थी। ये यादें उनकी जिंदगी में अब भी ताज़ा हैं। एक रात जब ह्यो मिन ओवरटाइम कर रही थी तो वो जानबूझकर सो खुन के पास पहुंची जहां वो कॉफी पी रहा था। उसने उससे कॉफी बनाने की मांग की। सो खुन ने उससे माफी मांगी कि उसने मिन गुक के केस में उससे थोड़ी ज्यादा सख्ती से बात कर दी थी। इसके बाद ह्यो मिन ने बताया कि उसकी एक बहन हैंडीकैप्ड है और कैसे सोंग चान ने उसे छोड़ दिया। उसने कहा कि सो खुन ने जो बातें मिन गुक की माँ से कही, उसे लगा जैसे वो उसकी माँ से कह रहा हो। ये सुनकर सो खुन को भी अपना अतीत याद आ गया। एक बार वो घर लौटा तो देखा कि मेड कचरा फेंक रही थी जिसमें प्रेगनेंसी टेस्ट किट थी और उस पर पॉजिटिव लाइनें थी। वो खुश हुआ, लेकिन उसकी पत्नी ने टाल दिया। पत्नी ने कहा कि उसने चेकअप कराया और प्रेग्नेंट नहीं है, शायद उसने बच्चा गिरा दिया था। इससे सो खुन बहुत निराश हुआ। वैसे भी उनकी शादी की शर्त ही ये थी कि वे बच्चे नहीं करेंगे। इसके बाद सो खुन ने ह्यो मिन से अलविदा कहा और ऑफिस से निकल गया। रास्ते में उसका मन बिल्कुल खाली था। उसे और भी झटका तब लगा जब उसने जाना कि उसकी एक्स वाइफ अब अपने नए पति से माँ बनने वाली है। एपिसोड 4 में दिखाया गया कि सो खुन बारिश में उदास होकर बाहर निकल रहा है। ह्यो मिन उसके पीछे गई और उसके हाथ के जख्म पर रुमाल बांध दिया। अगले दिन ते सोब अपने क्लाइंट के साथ गोल्फ खेलने गया। क्लाइंट ने कहा कि उसे ली एंड सीओ ज्यादा पसंद है, लेकिन वो जूलिम चुन रहा है क्योंकि उसका एहसान है। लेकिन उसने शर्त रखी कि जूलिम को सो खुन को उसके केस की जिम्मेदारी देनी होगी। ये क्लाइंट जानता था कि सो खुन विनिंग रेशियो में सबसे आगे है और बहुत बारीकी से काम करता है। उसने कहा कि अगर सो खुन ये केस लेता है तो वो अपना इन्वेस्टमेंट कोमो फंड को सौंप देगा। इसके बाद जब क्लाइंट वॉशरूम गया तो तेसोब और बाकी लोग आपस में बैठकर सोचने लगे कि सो खुन को ये केस लेने के लिए कैसे मजबूर किया जाए। जूलिम ऑफिस में सो खुन को बुलाकर कोमो फंड के रिप्रेजेंटेटिव से मिलवाया गया। सो खुन को अजीब लगा क्योंकि ये मामला किसी और डिपार्टमेंट के पास होना चाहिए था। उसे बताया गया कि मिस्टर चोई अपनी मेड पर मानहानि का केस करना चाहते हैं। मेड ने पुलिस को रिपोर्ट दी थी कि मिस्टर चोई ने अपनी बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया और ये बात मीडिया तक पहुंचा दी थी। मिस्टर चोई नहीं चाहते थे कि ये केस कोर्ट तक जाए, वो चाहते थे कि मामला शांति से सुलझ जाए। लेकिन दिक्कत ये थी कि मेड ने बच्ची की चोटों की तस्वीरें भी खींची थी, जिससे सब हैरान रह गए।
मिस्टर चोई हमेशा काम में रहते थे, इसलिए उन्हें पता ही नहीं था कि ये चोटें कैसे आईं। मेड ही बच्ची के साथ रहती थी, इसलिए शक उसी पर था कि शायद उसने सब झूठा बनाया हो। मिस्टर चोई डर रहे थे कि अगर ये मामला बाहर गया तो उनकी और कोमो फंड की इमेज खराब हो जाएगी। उन्होंने सोचा कि पैसे देकर उसे चुप करा देंगे, लेकिन ऐसा करना गलत होता, क्योंकि इससे लगता कि वो दोषी हैं। जिनवू ने बताया कि कोमो फंड में एक वीआईपी निवेशक है जिसका राजनीति और मीडिया दोनों में गहरा प्रभाव है। वैसे भी मीडिया मिस्टर चोई को बहुत पसंद करता है। उनकी ताकत इतनी है कि अगर वो किसी की हत्या भी कर दे तो भी बच निकलेंगे। तभी सोखुन को फोन आया कि कोमो फंड ने 500 मिलियन फीस एडवांस कर दी है। ये सुनकर सोखुन ने ये केस स्वीकार कर लिया, जबकि उसके सिद्धांत थे कि वो ऐसे केस नहीं लेगा। लेकिन अब अगर सोखुन ये केस जीत जाता है तो कोमो फंड जुलिम का क्लाइंट बन जाएगा। इसका मतलब जुलिम रेवेन्यू में सबसे ऊपर पहुंच जाएगा और लिटिगेशन डिपार्टमेंट का महत्व कम हो जाएगा। मिनचोंग को पता चला कि एक डिवोर्स केस वाला क्लाइंट आया है, लेकिन जैसे ही वो मिला उसने उस महिला को पहचान लिया। उसका साथी वकील भी कमरे से बाहर चला गया क्योंकि मिनचोंग के चेहरे का भाव देखकर डर गया। उधर लिटिगेशन डिपार्टमेंट ने फैसला किया कि वे भूकंप प्रभावित इलाके में जाकर पीड़ितों से मिलेंगे। जिन्हों 3 ट्रेनीज को लेकर जाएगा, सिर्फ ह्यूमन को छोड़कर। वो वहाँ 1 हफ्ते तक रहेगा और एक और केस संभालेगा। वहीं स्योखुन ने जिन्वू से कहा कि वो मिस्टर चोई की नौकरानी से मिलने का इंतजाम करे। जिन्वू ने कई बार कॉल की, लेकिन नौकरानी ने फोन नहीं उठाया, इसलिए उसने जानकारी ह्यूमन को दे दी और कहा कि वो पहले जाकर उससे मिले। उसने ह्यूमन को हिदायत दी कि बस मिलकर जानकारी इकट्ठा करे, कुछ और न करे। इसके बाद ह्यूमन अकेली ही उस पते पर पहुंच गई। वहाँ उसे कई सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी, पैर लगभग जवाब दे रहे थे, लेकिन आखिरकार वो घर पहुंच गई। दरवाजा एक आदमी ने खोला। उसने पूछा, क्या ये डोंगसुक का घर है? तो उस आदमी ने हाँ कहा। डोंगसुक ने बताया कि जब उसने बच्चे को घायल देखा तो उसका दिल टूट गया और उसने ये सब किया। जब वो सफाई कर रही थी तो छोटी बच्ची खामोश खिड़की से बाहर देखती रहती। डोंगसुक ने कहा कि वो सबूत के लिए कैमरा लगाना चाहती थी, लेकिन पैसे न होने के कारण सिर्फ तस्वीरें खींच सकी। जब उससे पूछा गया कि क्या उसने अपनी आंखों से मिस्टर चोई को बच्चे को मारते देखा, तो उसका जवाब था नहीं। एक दिन जब वो घर आई तो उसने बच्ची को अलमारी में छुपा पाया। बच्ची डरते डरते उससे लिपट गई। डोंगसुक को उस पर बहुत दया आई और वो उसे अस्पताल ले जाना चाहती थी, लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही वे घर से नीचे उतरे, मिस्टर चोई ने तुरंत डॉक्टर बुला लिया, क्योंकि उसे डर था कि राज खुल जाएगा। इसके बाद डॉक्टर कई बार घर आया और बच्ची का इलाज किया। जब जख्म भर गए तभी बच्ची को प्ले स्कूल भेजा गया। डोंगसुक की पुलिस कंप्लेंट को नजरअंदाज कर दिया गया, शायद इसलिए क्योंकि पुलिस और चोई मिले हुए थे। निराश होकर डोंगसुक मीडिया के पास गई, लेकिन वहाँ भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर ह्यूमन ने ये सारी जानकारी जाकर जिन्वू और स्योखुन को बताई। उसे भरोसा था क्योंकि डोंगसुक की आंखों में उसे सच्चाई नजर आई। स्योखुन ने कहा कि सब्र से काम लेना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर ह्यूमन नाराज होकर चली गई। तभी अचानक तायसुक आ गया और ह्यूमन पर चिल्लाने लगा, यहाँ तक कि जिन्वू को भी डांट दिया कि उसने ह्यूमन को नौकरानी से मिलने क्यों भेजा। असल में तायसुक को नौकरानी का मैसेज आया था कि उसका करियर खत्म हो जाएगा। उसने पैसे मांगे ताकि मामला न बढ़ाए, और इस वजह से तायसुक ने सोचा कि लिटिगेशन डिपार्टमेंट क्लाइंट के खिलाफ जाकर नौकरानी का पक्ष ले रहा है। गुस्से में तायसुक चला गया और ऊपर से ये सब स्योखुन देख रहा था। छत पर अकेली बैठी उदास ह्यूमन के पास जिन्वू गया और हौसला बढ़ाया। साथ ही उसने बताया कि डोंगसुक पहले मिस्टर चोई की एक महंगी घड़ी चुरा चुकी थी, लेकिन मिस्टर चोई ने उसे माफ कर दिया क्योंकि वो उनकी बेटी की अच्छी देखभाल करती थी। फिर भी बाद में उसने और चोरी की कोशिश की, इसलिए चोई ने उसे नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकाले जाने के बाद उसने गुस्से में ये कहानी गढ़ी ताकि वो चोई से पैसे ऐंठ सके। डोंगसुक का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, वो पेशेवर चोर और ठग रही है। ये सुनकर ह्यूमन को याद आया कि डोंगसुक ने उससे पूछा था कि क्या इस केस से मिस्टर चोई दिवालिया हो सकते हैं, क्योंकि उसके कुछ पैसे लेने बाकी थे। उसी रात ह्यूमन ने स्योखुन से जाकर माफी मांगी कि उसने भावनाओं में बहकर डोंगसुक का बचाव किया। स्योखुन ने उसे कुछ समझाया और जाने दिया। उसी रात स्योखुन ने मिस्टर चोई के पास जाकर एक तोहफा दिया और माफी मांगी कि उसके सबॉर्डिनेट की वजह से उन्हें तकलीफ हुई। चोई ने नौकरानी को एक बार बुलाया और दूसरी बार और तेज आवाज में डांटा। फिर मिसेस हवांग बच्ची को लेकर नीचे आई, लेकिन बच्ची डरकर उनके पीछे छुप गई। छोटी इंजोंग ने स्योखुन को धीरे से नमस्ते किया तो उसके पिता ने डांटते हुए कहा, जोर से बोलो। जब स्योखुन ने बच्ची के सिर पर हाथ फेरना चाहा तो उसने तुरंत हाथ से अपना बचाव किया। वो हर बार पिता की बातों पर सहमी सहमी प्रतिक्रिया देती रही, जिससे स्योखुन ने सब समझ लिया। मिस्टर चोई ने अपनी पत्नी को भी गाली दी और स्योखुन को वीकेंड पर बड़े अधिकारियों के साथ गोल्फ खेलने चलने का न्योता दिया। उसी रात ह्यूमन ने जोंगसुक को बुलाकर बातचीत की। तब पता चला कि जोंगसुक के पति का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इसलिए वो भी बदनामी का शिकार हुई।
लेकिन बच्ची इंजोंग को चोई से बचाना वाकई अच्छी बात थी। जब स्योखून ने चोरी के मामले के बारे में पूछा तो जोंगसुक ने साफ कहा कि वो सब मिस्टर चोई की साजिश थी। जोंगसुक जब रो रो कर ये बता रही थी तो चोई सामने बैठा हंस रहा था। जब जोंगसुक को झूठे आरोपों की नोटिस मिली तो उसने गुस्से में चोई को कचरा कह दिया, लेकिन जब स्योखून ने सारे सबूत पढ़कर सुनाए तो वो चुप हो गई। हालांकि चोई की हंसी देखकर अभी भी चिढ़ी हुई थी। स्योखून ने उसे चेतावनी दी कि अब और गड़बड़ मत करना वरना जेल जानी पड़ेगी, और उससे लिखित में ये वादा लिया कि वो चोई के खिलाफ सभी शिकायतें वापस लेगी। मजबूरी में जोंगसुक ने दस्तखत कर दिए क्योंकि घर की हालत भी खराब थी। कमरे में सबका माहौल गंभीर था, सिर्फ चोई लगातार हंस रहा था। बाहर जाते समय भी उसका वही घमंडी रवैया था और उसने स्योखून की तारीफ तक की। ये देखकर ह्योमिन उलझन में थी लेकिन कुछ बोली नहीं। उस रात वो काम में ध्यान नहीं लगा पा रही थी। जब उसने स्योखून को ऑफिस से निकलते देखा तो उसके पीछे बात करने चली गई। उसने कहा कि स्योखून कमजोरों को दबा रही हैं और ताकतवर जैसे चोई का पक्ष ले रही हैं। लेकिन स्योखून चुपचाप लिफ्ट में चला गया। ह्योमिन ने रास्ता रोक लिया तो उसने समझाया कि चोई बहुत चालाक आदमी है और उसके पीछे कई ताकतवर लोग हैं जो फंड में पैसा लगा रहे हैं। असल में चोई उन ताकतवर लोगों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है और साथ ही फंड का ग्रोथ भी दिखा रहा है। स्योखून ने कहा कि अगर वे अब कोई हंगामा करते हैं तो चोई घर जाकर बच्ची को और नुकसान पहुंचाएगा। ये सुनकर ह्योमिन चुप हो गई और लिफ्ट बंद हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद लिफ्ट दोबारा खुली और स्योखून ने कहा कि वो ह्योमिन से नाराज नहीं है। अगले दिन काम करते हुए ह्योमिन बार बार स्योखून के ऑफिस की ओर देखने लगी। जो भी अंदर बाहर जा रहा था वो सब नोटिस कर रही थी। वो रात तक काम करती रही लेकिन स्योखून को बाहर नहीं आते देखा। फिर एक और ग्रुप वहां आया जिससे उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। आखिरकार उसने एक सहकर्मी से पूछा और पता चला कि वे लोग फाइनेंशियल एडवाइजर थे। ओवरटाइम देर रात तक चलता रहा लेकिन स्योखून अब तक बाहर नहीं आया। अगले दिन जब ह्योमिन काम पर गई तो उसे खबर मिली कि स्योखून कुछ दिनों के लिए बाहर गया है। उसने ये बात अपनी 2 सहेलियों से शेयर की। छोटी सी बात को ज्यादा सोचने की उसकी आदत पर दोनों सहेलियां हंस भी रही थी और शक भी कर रही थी। उस रात ह्योमिन नींद नहीं ले पाई और वो कंपनी जाकर स्योखून के कमरे में देखने चली गई। वहाँ वो उसी कमरे में सो गई। सुबह स्योखून ने उसे देखा और मजाक में पूछा, नींद अच्छी आई? शर्म से लाल हुई ह्योमिन को स्योखून ने रुमाल दिया ताकि वो अपनी आँखों की गंदगी साफ कर सके, लेकिन उसने रुमाल वापस नहीं लिया। तभी स्योखून को चोई का फोन आया। पुलिस उसके घर के बाहर थी। तब स्योखून ने सीधे पूछा, क्या तुमने उस बच्ची को मारा है? ये सुनकर चोई ने उसे घर आने की चुनौती दी। स्योखून अपने दोस्त होंग को बुलाना चाहता था लेकिन वो छुट्टी पर था, इसलिए ह्योमिन ने खुद गाड़ी चलाकर स्योखून को चोई के घर पहुंचा दिया। चोई ने कहा कि पुलिस अब जा चुकी है और उसने स्योखून को खाने पर बुलाया, लेकिन स्योखून ने साफ कहा कि वो बच्ची को अपने प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाएगा। उसे बच्ची सिर से खून बहते जख्म के साथ मिली। शुरू में बच्ची डरी हुई थी लेकिन स्योखून फिर भी उसे ले गया। जाते जाते चोई ने इंस्योंग को धमकाया कि अच्छे से रहना। ये सुनकर स्योखून गुस्से से भर गया लेकिन बच्ची की खातिर उसने चुप्पी साध ली। घर से बाहर निकलते ही स्योखून ने बच्ची को कंधे पर उठा लिया। ये देखकर ह्योमिन ने तुरंत कार का दरवाजा खोला और वे दोनों वहाँ से तेजी से निकल गए। अस्पताल पहुँचने पर डॉक्टर ने पाया कि इंस्योंग के पूरे शरीर पर चोटें थी और हालत इतनी नाजुक थी कि तुरंत सर्जरी करनी पड़ी। सौभाग्य से समय रहते ऑपरेशन हो गया और बच्ची बच गई। अचानक वहाँ जोंगसुक आकर रोने लगी। असल में स्योखून ने ही उसे कहा था कि चोई को और भड़काने के लिए ड्रामा करे ताकि बच्ची की हालत सामने आ सके और मामला सुलझे। उसके बाद स्योखून अकेले टैक्सी लेकर चला गया। ह्योमिन भी तुरंत गाड़ी लेकर पीछे पीछे गई। बारिश में भीगते हुए स्योखून ने चोई के घर पहुंचकर उस पर घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। चोई ने फूलदान का टूटा टुकड़ा उठाकर स्योखून को मारने की कोशिश की। मार खाने के बावजूद चोई हंसता रहा। ह्योमिन ने रोकने की कोशिश की लेकिन स्योखून ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। वो चोई को मार डालना चाहता था लेकिन खुद को रोक लिया। अचानक चोई का बॉस वहाँ आ गया। उसके आदमी चोई को घसीट कर ले गए। बॉस ने स्योखून को एक डील ऑफर की। असल में बॉस पहले से जानता था कि चोई उसका पैसा चुरा रहा है, और जब उसे पता चला कि वो अपनी बेटी को मारता है तो उसने स्योखून के साथ हाथ मिला लिया। स्योखून ने उसका पैसा वापस दिलाने का वादा किया और बदले में मदद मांगी। बारिश में खून से लथपथ हाथ लेकर जब स्योखून बाहर निकला तो ह्योमिन ने उसी रुमाल से उसका खून साफ किया। आखिरकार इंस्योंग की सर्जरी सफल हुई। स्योखून और ह्योमिन वहीं उसके पास रुके रहे। इस घटना के बाद ह्योमिन को स्योखून में कुछ बदला हुआ महसूस हुआ। जब इंस्योंग की हालत ठीक हुई तब स्योखून ने अपना हाथ बंधवाया। उसे इंस्योंग पर बहुत तरस आ रहा था। जब उससे पूछा गया कि क्या उसके बच्चे हैं तो उसने कहा, नहीं, मेरे पास सिर्फ एक कुत्ता है जिसे मैं और मेरी एक्स वाइफ साथ पालते हैं। इस बीच चोई को बॉस के लोग चोटों से भरे हाल में कैद किए हुए थे।
हर दिन जोंग सुक अस्पताल में इंस्योंग से मिलने आती रही। चोई द्वारा जमा किए गए 5 करोड़ वॉन की रकम इंस्योंग के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई। मुकदमे के बाद बच्ची की कस्टडी उसकी मां को दे दी गई। ह्यो मिन अब खुश होकर काम पर जाती थी, जिससे उसकी टीम को भी अजीब लगा। वो सियोखू के कमरे में बैठकर बार बार उस पल को याद करती जब उसने उसका खून पोंछा था। उसका चेहरा लाल हो जाता और सियोखू को लगा कि शायद वो बीमार है। बाथरूम में खोई हुई ह्यो मिन को पता नहीं चला कि सियोखू को कॉल आया और वो तुरंत निकल गया। असल में उनका पालतू कुत्ता बीमार होकर क्लिनिक में पड़ा था। सियोखू अपने दोस्त से नाराज हुआ क्योंकि उसने कुत्ते की ठीक से देखभाल नहीं की थी। वहीं उसे अपनी एक्स वाइफ के नए पति गोन जून से सामना करना पड़ा। और चौंकाने वाली बात ये थी कि वो उसका पुराना स्कूल फ्रेंड गोन जून निकला। सियोखू अपनी एक्स वाइफ से अचानक मिला और हैरान रह गया जब देखा कि वो प्रेग्नेंट है। वही औरत जिसने पहले उसका बच्चा गिरा दिया था, अब अपने नए पति से बच्चा करने के लिए राजी हो गई थी। नेक्स्ट एपिसोड शुरू होता है एक ऐसी लड़की से जिसकी इच्छा शक्ति बहुत कमजोर थी। उस पर आरोप लगाया गया कि उसने एक मशहूर इंटरनेशनल पेंटर की पेंटिंग की नकल की है। जब दोनों पक्ष अदालत पहुंचे तो सबको पूरा यकीन था कि मशहूर पेंटर ही जीतेगा, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि उस पेंटिंग में एक ऐसा राज छिपा है जिसे कोई नहीं जानता। जैसे ही सच सामने आया, पूरा कोर्ट हॉल गूंज उठा। कुछ दिन पहले एक औरत अपने स्कूलमेट से शेखी बघाड़ते हुए बोली कि उसने उस नामी पेंटर की पेंटिंग खरीदने के लिए पूरे 3 अरब वोन खर्च किए हैं। पर उसकी स्कूलमेट, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, ने तुरंत वहीं से वीडियो कॉल किया और अपनी माँ से कहा कि कमरे में लटक रही पेंटिंग दिखाओ। वहाँ वही बिल्कुल हूबहू पेंटिंग लगी हुई थी। दरअसल ये पेंटिंग उन्होंने 1 साल पहले बाजार से सिर्फ 1 लाख वोन में खरीदी थी, मगर उस औरत की पेंटिंग पर साफ लिखा था कि उसे सितंबर 2024 में बनाया गया है, यानी स्कूलमेट की पेंटिंग खरीदने के समय से भी बाद में। स्कूलमेट ने तुरंत ताना मारा कि उसने 3 अरब वोन एक नकली पेंटिंग पर लुटा दिए। दोनों के बीच जोरदार बहस छिड़ गई। दोनों ही अपनी पेंटिंग को असली बताने लगे और यहाँ तक की शर्त भी लगा ली। तय हुआ कि जिसकी पेंटिंग नकली साबित होगी उसे अपनी गर्दन के पीछे "मैं नकली हूँ" ये 3 शब्द गुदवाने होंगे। सच्चाई साबित करने के लिए उस औरत ने तुरंत धोखाधड़ी और कॉपीराइट वायोलेशन का आरोप लगाकर मशहूर पेंटर ल्यू पर केस ठोक दिया। उसने कहा कि बस अदालत ये साबित कर दे कि उसकी पेंटिंग असली है तो वो केस वापस ले लेगी। पेंटर ल्यू को ये बहुत बड़ा अपमान लगा। उसे गुस्सा आया कि कोई नकलची उसकी पेंटिंग की नकल करके उसे खुलेआम बाजार में बेच रहा है, वो भी सिर्फ 1 लाख वोन में। गुस्से में वो वकील लीसेल के ऑफिस पहुंचा और उनसे कहा कि ये केस संभाले और नकलची को कोर्ट में घसीटे। उसका इरादा था कि विरोधी की पूरी तरह बर्बादी हो जाए। ये केस जिस वकील ने संभाला वो असल में ह्यो मिन का पुराना बॉयफ्रेंड था। उसने भरोसा दिलाया कि वो जरूर पेंटर ल्यू को केस जिताएगा। इस बीच ह्यो मिन को उसकी बड़ी बहन से एक लीगल नोटिस मिला। बहन ने बताया कि ये नोटिस उसकी एक दोस्त को मिला है और ह्यो मिन से मदद मांगी। नोटिस के साथ केस नंबर भी दिया गया था। जब ह्यो मिन ने नोटिस देखा तो पता चला कि पेंटर ल्यू ने उसकी बहन की दोस्त मून पर कॉपीराइट वायोलेशन का केस किया है। लेकिन नोटिस मिलने के 30 दिनों के भीतर न तो मून ने कोई जवाब दाखिल किया और न ही कोर्ट में हाजिर हुई। इसलिए कोर्ट ने सीधे ही फैसला सुनाने की तारीख तय कर दी थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पक्का ल्यू केस जीत जाता। ऐसे में मून के पास सिर्फ अपील करने का ही रास्ता बचता। बहन की गुजारिश सुनकर ह्यो मिन तुरंत अदालत पहुंची और फैसला सुनाने की तारीख कैंसिल करने की अर्जी डाली। जज ने उसे सिर्फ 1 हफ्ते का समय दिया। 1 हफ्ते बाद असली सुनवाई होनी थी। ह्यो मिन नोटिस लेकर वकील के दफ्तर लौटी और सियोखुन से कहा कि उसने अपनी तरफ से ही ये फैसला लिया है। असल में उसका इरादा मून की मदद करना था, इसलिए उसने मुफ्त में केस लड़ने का जिम्मा लिया। लेकिन सियोखुन ने नाराज होकर कहा कि उसने बेवजह मुसीबत खड़ी कर दी है और अब पूरी तैयारी और कोर्ट में बचाव की जिम्मेदारी उसी की होगी। चूँकि ह्यो मिन के पास कभी भी कोर्ट में बहस का अनुभव नहीं था, उसके असिस्टेंट ने नए वकीलों के लिए एक नकली कोर्ट ट्रायल आयोजित किया ताकि वो पहले से अभ्यास कर सके। शुरुआती राउंड में ह्यो मिन ने जीत हासिल की, लेकिन फाइनल राउंड में घबराकर अटक गई और हार गई। इसके बाद उसने रात भर रिसर्च की, सबूत ढूंढे और एक ठोस बचाव दस्तावेज तैयार किया। जब उसने देखा कि सियोखुन अभी तक गई नहीं है तो वो भागकर उसके पास पहुंची और उससे राय मांगी। मून ने उसकी फाइल की तारीफ की और कहा कि लिखावट स्पष्ट और मजबूत है। बेहतर प्रस्तुति के लिए सियोखुन ने कहा कि वो पहले उसके सामने रिहर्सल करे, लेकिन जैसे ही ह्यो मिन ने बोलना शुरू किया उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। सियोखुन ने साफ कहा कि वो बिल्कुल एक झूठ बोलने वाले की तरह लग रही है। दरअसल नकली ट्रायल में वो इसलिए हारी थी क्योंकि उसने पाया कि सियोखुन के लिखे हुए चार्जशीट में कमजोरियां थी।
लेकिन बाकी साथी वकील मानते थे कि अगर स्योखुन ने लिखा है तो वो पक्का सही होगा। इसलिए वे आत्मविश्वास के साथ बोले और जीत गए। लेकिन असली केस में पेंटर ल्यू अमेरिका की नामी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ और दुनिया भर में मशहूर था, जबकि मून सिर्फ एक अनजानी शौकिया पेंटर थी। यही वजह थी कि ह्यूमिन को मून पर विश्वास ही नहीं था और इसी वजह से उसकी दलीलों में आत्मविश्वास की कमी थी। स्योखुन ने उसे समझाया कि उसे अपनी प्रीकंसेप्शन छोड़कर सच को साफ नजर से देखना होगा। आखिरकार असली कोर्ट ट्रायल शुरू हुआ। ह्यूमिन के एक्स बॉयफ्रेंड ने अपने नीचे काम करने वाले एक वकील को पेंटर ल्यू का पक्ष रखने के लिए भेजा ताकि वो ह्यूमिन का सामना कर सके। उसे पूरा भरोसा था कि उसकी मौजूदगी में ह्यूमिन हार जाएगी। फिर विपक्षी वकील ने अपनी दलील रखी। उसने कहा कि ल्यू की पेंटिंग अक्टूबर 2024 में बनाई गई और नवंबर में एग्जीबिशन में लगाई गई। उनका शक था कि मून ने मीडिया या एग्जीबिशन के जरिए पेंटिंग देखी और फिर उसकी नकल की। ह्यूमिन ने तुरंत विरोध किया। उसने कहा कि मून की पेंटिंग मार्च 2024 में ही पूरी हो गई थी और वो बाजार में भी ल्यू से पहले आ चुकी थी। मून की स्कूलमेट इस बात की गवाही भी दे सकती है, लेकिन जज ने कहा कि गवाह और उस औरत के बीच खास रिश्ता है, इसलिए उसकी गवाही पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। ह्यूमिन ने फिर पेंटर ल्यू से सवाल किया। उसने कहा कि ल्यू ने एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया है और पूछा कि उसने ये तकनीक कब और कैसे अपनाई। ल्यू पहले तो बचते रहे, फिर जानबूझकर कई कॉम्प्लेक्स टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल करने लगे जिन्हें कोई समझ नहीं पाया। फिर ह्यूमिन ने मून से सवाल किया। उसने कहा कि मून की सारी पेंटिंग्स एक ही तकनीक से बनी है और उससे उस तकनीक और प्रक्रिया के बारे में बताने को कहा। मून घबराकर इधर उधर देखने लगी और बस एक लाइन बोली, मुझे नहीं पता। ये देखकर पेंटर ल्यू तुरंत जोर से हंसते हुए ताना मारने लगा कि मून सिर्फ नकल चोरी की वजह से पेंटिंग कर पाती है। ये सुनकर मून अचानक खड़ी हो गई, सबके सामने माफी मांगी और अपनी माँ की बाहों में जाकर रो पड़ी। ये नजारा देखकर अदालत में मौजूद हर कोई दंग रह गया। ह्यूमिन का एक्स बॉयफ्रेंड और पेंटर ल्यू दोनों ही मुस्कुराते हुए सोचने लगे कि अब तो नतीजा तय है। जज ने घोषणा की कि चूंकि मून आगे की पूछताछ नहीं झेल पा रही है, इसलिए कोर्ट 10 मिनट के लिए स्थगित किया जाता है। इस बीच ह्यूमिन और वकील स्योखुन मून की माँ से मिलने गए। उन्होंने पूछा कि आखिर मून ने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया। तभी पता चला कि मून मानसिक रूप से हैंडीकैप्ड है। उसकी उम्र भले ही 21 साल है, लेकिन उसकी मानसिक क्षमता 13 साल के बच्चे जैसी ही है। उसकी माँ चाहती थी कि लोग बेटी को हैंडीकैप न समझें, इसलिए उसने रजिस्ट्रेशन तक नहीं करवाया और पहले ह्यूमिन से खुद मिलती रही। इसीलिए ह्यूमिन को इसकी भनक तक नहीं लगी। अब स्योखुन ने ह्यूमिन से कहा कि जब कोर्ट दोबारा शुरू हो तो जज से मून को हेल्थ रीजन से पूछताछ से छूट दिलाने की गुजारिश करना। लेकिन ह्यूमिन का एक्स और उसका असिस्टेंट पहले ही ये जानकारी जुटा चुके थे। उसने अपने असिस्टेंट को आदेश दिया कि मून से सख्त पूछताछ की जाए। जब सुनवाई दोबारा शुरू हुई तो विपक्षी वकील के तेज सवालों के दबाव में जज ने मून को पूछताछ से छूट देने से इनकार कर दिया। फिर विपक्षी वकील ने मून पर लगातार हमला शुरू किया। उसने कहा कि मून ने कभी कम्युनिटी पेंटिंग क्लास ज्वाइन की थी, जहां स्टूडेंट अक्सर एग्जीबिशन देखने जाते थे और वहां की पेंटिंग्स की नकल बनाकर प्रैक्टिस करते थे। फिर उसने आर्ट क्लास की कई पेंटिंग्स पेश की, जिनमें मून की बनाई कॉपी भी शामिल थी और उनमें पेंटर ल्यू की पेंटिंग भी थी। उसका असिस्टेंट मून से पूछने लगा कि क्या उसने एग्जीबिशन देखकर वही पेंटिंग कॉपी की और उसे बाजार में 1 लाख वोन में बेच दिया। इस दबाव में मून बुरी तरह डर गई और बस जल्दी से घर जाना चाहती थी, इसलिए घबराकर उसने हाँ में जवाब दे दिया। तभी ह्यूमिन को स्योखुन की बात याद आई कि उसे असली सच्चाई को पहचानना होगा। उसने तुरंत कोर्ट से ब्रेक की मांग की। ब्रेक के दौरान उसने अकेले मून से बात की और धीरे धीरे उससे उसकी असली सोच और रचनात्मकता के बारे में पूछना शुरू किया। जब कोर्ट फिर से शुरू हुआ तो सबकी सांसें थमी हुई थी। अब स्थिर होकर ह्यूमिन ने ल्यू से सवाल किया कि उसकी पेंटिंग में क्या है और क्या उसमें कोई छिपी हुई तस्वीर है। ल्यू ने कहा कि वो तो बस एक साधारण लैंडस्केप है। ह्यूमिन ने नरमी से मून से वही सवाल किया। मून ने जवाब दिया, उसमें उसके पिता का चेहरा है। दरअसल ब्रेक के दौरान बातचीत में ह्यूमिन को मून की कहानी पता चल गई थी। कभी मून का परिवार खुशहाल था, लेकिन जब वो 12 साल की थी तो उसके पिता घर छोड़कर चले गए। माँ को पति से नफरत हो गई, मगर मून अपने पिता को बेहद याद करती थी। इसलिए उसने एक अनोखी तकनीक विकसित की, जिसमें हर पेंटिंग में अपने पिता का चेहरा छिपा देती थी। सामान्य रोशनी में वो चेहरा नजर नहीं आता था, लेकिन जैसे ही कमरे की लाइट धीमी करके टॉर्च मारी जाती तो पिता का चेहरा साफ दिखने लगता। ह्यूमिन ने कोर्ट में ये एक्सपेरिमेंट किया और सचमुच वही चेहरा दिखाई दिया जो मून की तस्वीर से हूबहू मिलता था। जब उसने यही एक्सपेरिमेंट ल्यू की पेंटिंग पर किया तो वहाँ भी वही चेहरा नजर आया।
पूरा माहौल पलट गया और कोर्ट हॉल गूंज उठा। ह्यूमिन ने तुरंत लियू से सवाल दागा कि मून के पिता का चेहरा उसकी पेंटिंग में क्यों है। उसने घोषणा की कि असली कॉपीराइट चोर वही है। सबूत इतने साफ थे कि आखिरकार लियू को मानना पड़ा कि वही असली नकलची है। ह्यूमिन ने उससे मून से माफी मांगने की मांग की, मगर लियू गुस्से से चिल्लाया और बोला कि अगर वो न होता तो मून जैसी अनजान लड़की की पेंटिंग्स सिर्फ सड़क किनारे बिकती। मून को उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। उसने कहा कि उसकी पेंटिंग्स तो बाजार में बिकने लायक भी नहीं थी। ये सुनकर ह्यूमिन ने गुस्से में जवाब दिया कि असली अनजान और कला का अपमान करने वाला इंसान वही है। लियू को मजबूर किया गया कि वो ईमानदारी से माफी मांगे और उचित हर्जाना दे। यही असली मायने हैं कानून के। ह्यूमिन ने शानदार जीत हासिल की और उसके सभी साथी उसकी काबिलियत देखकर दंग रह गए। यहाँ तक कि सख्त मिजाज स्योखुन ने भी उसे अटॉर्नी ह्यूमिन कहकर पुकारा। ये शब्द ह्यूमिन के लिए सबसे बड़ा सम्मान और इनाम थे। नेक्स्ट एपिसोड में एक लड़की को उसके बॉयफ्रेंड ने अचानक धोखा देकर रिश्ता तोड़ दिया। लड़की गुस्से से भर गई और उसने बॉयफ्रेंड पर केस करने का फैसला किया, लेकिन वकील ने समझाया कि ब्रेकअप की वजह से हुए मानसिक दर्द पर केस नहीं बन सकता। तभी लड़की ने अचानक अपने कपड़े उतारकर अपने जख्म दिखाए और अगले ही दिन वकालत दफ्तर को नया केस मिला। उसका नाम था सुए। उसे एक गंभीर बीमारी थी जिसमें जरा सी खरोंच भी पूरे शरीर में तेजी से फैलकर गहरे निशान छोड़ देती थी। जहां मामूली चोट दूसरों के लिए सामान्य होती है, वहीं उसके लिए भयानक साबित होती थी। ऑपरेशन के बाद भी उसके निशान कभी नहीं मिटते थे। सुए पहले मॉडलिंग करती थी, लेकिन शरीर पर बड़े बड़े निशान होने की वजह से उसका करियर खत्म हो गया और ये निशान उसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने दिए थे, जो उसके साथ पर्सनल रिलेशनशिप में था। ह्यूमिन ने पूरा मामला स्योखुन और बाकी साथियों को बताया। सबका मानना था कि अगर सुए ने कभी सहमति नहीं दी थी तो एक्स बॉयफ्रेंड पर चोट पहुंचाने का केस बनता है। दरअसल ह्यूमिन ने पहले से ऐसे केसेस की जानकारी जुटाई थी, लेकिन सुए ने बताया कि हर बार संबंध बनाने से पहले उसका एक्स उससे एक लेटर ऑफ कंसेंट पर साइन करवाता था। एक फीमेल कॉलीग ने राय दी कि अगर वो कागज नशे में साइन किया गया हो तो उसे इनवैलिड साबित किया जा सकता है। ये बात ह्यूमिन ने भी पहले पूछी थी, लेकिन अफसोस सुए शराब पीती ही नहीं थी। तभी स्योखुन ने कहा, अक्यूज्ड को चोट पहुंचाने का दोषी ठहराने के लिए ये साबित करना जरूरी है कि कंसेंट इनवैलिड थी, लेकिन वर्तमान में इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं था, जिससे मामला बेहद जटिल हो गया। सभी लोग मिलकर दिमाग लगाते हैं और गहन चर्चा करते हैं। चर्चा के बीच ह्यूमिन को अचानक एक पॉइंट मिल जाता है। जब कंसेंट लेटर पर हस्ताक्षर हुए थे, उस समय सुए गहरे प्यार में डूबी हुई थी और मानसिक रूप से बहुत कमजोर थी। वे ये साबित कर सकते हैं कि जब इंसान प्यार में होता है तो वो कमजोर हो जाता है और कई बार इम्प्रैक्टिकल डिसीजन ले लेता है। कोलीग्स ये सुनकर जोर से हंस पड़ते हैं, लेकिन ह्यूमिन अपने तर्क पर डटी रहती है। वो कहती है, एक बार जब कोई व्यक्ति प्यार में पड़ता है तो उसकी डिसीजन लेने की क्षमता खो जाती है और वो तर्कहीन हो जाता है। मेल कॉलीग मानते हैं कि इसमें कुछ सच्चाई है, क्योंकि वो खुद भी ऐसा अनुभव कर चुका है। उसकी हाई स्कूल की गर्लफ्रेंड च्युइंग गम को कप में डाल देती थी और धमकी देती थी कि अगर वो उससे प्यार करता है तो पूरा पीना होगा। उस समय वो पूरी तरह प्रेम के भ्रम में डूबा था और बिना हिचकिचाहट सब पी गया, लेकिन बाद में याद कर घिन महसूस हुई। स्योखुन भी सहमत था कि जब और कोई विकल्प न हो तो ह्यूमिन के पर्सपेक्टिव को और गहराई से खोजना जरूरी है। ह्यूमिन बताती है कि अमेरिका में एक ऐसा ही केस हुआ था जिसमें दोनों पक्षों की सहमति से संबंध बने थे, लेकिन फीमेल ने दावा किया कि उसकी कंसेंट इनवैलिड थी क्योंकि मेल ने मानसिक और आर्थिक दबाव डाला था। इसलिए उसने उत्पीड़न का मुकदमा दायर किया। अब उनका अगला रास्ता ये था कि साबित किया जाए कि सुए अपने एक्स बॉयफ्रेंड के मानसिक दबाव में थी। ह्यूमिन ने ये थ्योरी कि प्यार इंसान को कमजोर कर देता है सुए को समझाया और पूछा, क्या उसे रिश्तों में कोई विशेष रुचि या आदत थी। सुए ने तुरंत इनकार किया। शुरू में उसने अपने बॉयफ्रेंड की बेवजह और चरम इच्छाओं को ठुकरा दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसने ब्रेकअप की धमकी दी। प्यार में डूबी सुए उससे दूर नहीं रह पाई और एक हफ्ते के भीतर ही टूटकर उसे फोन करके वापस आने की गुहार लगाने लगी, लेकिन वो राजी नहीं हुआ। पूरे 1 महीने तक सुए पागलपन की हालत में रही, रोती रही, बस उसी इंसान को वापस पाना चाहती थी जो कभी उससे प्यार करता था। उस दौर में खोने और खालीपन की भावना ने उसकी जिंदगी को सामान्य जीना लगभग असंभव बना दिया था। जब बॉयफ्रेंड ने फिर से संपर्क किया तो दोनों जल्दी ही वापस साथ आ गए। पहले का खोने का दर्द उसे इतना डराता था कि वो फिर वही त्रासदी न सहना पड़े, इसलिए उसने उसकी सारी गैर जरूरी मांगे मान ली। बचपन से ही उसे पता था कि उसका शरीर आसानी से कीलोइड यानी उभरे हुए दाग बना लेता है, इसलिए बड़ी सावधानी बरतती थी।
जरा सी खरोंच भी कभी नहीं हुई थी, लेकिन प्यार ने उसे अंधा बना दिया। सिर्फ ये सोचकर कि कहीं उसका प्रेमी उसे छोड़ न दे, वो इतना टूट जाती थी कि सांस तक नहीं ले पाती थी। इसलिए उसने सब कुछ दांव पर लगाकर उसकी हर बात मान ली। काम के बाद ह्यो मिन अपनी 2 सहेलियों के साथ बार में तनाव दूर करने गई। एक हैंडसम आदमी आकर बातचीत करने लगा, ड्रिंक ऑफर की और उनके साथ बैठने की गुजारिश की। उसने उसका हेयर बैंड खींच दिया और कहा कि खुले बालों में वो और भी खूबसूरत लग रही है। ऐसी स्थिति का अनुभव न होने के कारण ह्यो मिन थोड़ी अनकंफर्टेबल हुई, लेकिन जैसे ही उसने उस आदमी का इंट्रोडक्शन सुना, उसका चेहरा बदल गया। वो कोई और नहीं बल्कि सुए का एक्स बॉयफ्रेंड था। अगले दिन सुए का एक्स बॉयफ्रेंड केस का नोटिस मिलने पर सीधे लीजियो लॉ फर्म में मदद मांगने आया। केस का एनालिसिस करते हुए ह्यो मिन ने कहा, कानूनी रूप से वे केस जीत सकते हैं, लेकिन चूंकि मुद्दा बहुत संवेदनशील है, इसलिए ये पब्लिक का तूफान खड़ा कर सकता है। एक्स बॉयफ्रेंड भी नहीं चाहता था कि उसकी निजी आदतें सार्वजनिक हों, इसलिए उसने दोनों पक्षों को सुलह के लिए बुलाने की गुजारिश की। इस बीच ह्यो मिन और कॉलीग स्योखुन के कार से खाने पीने का आनंद ले रहे थे। जब तक स्योखुन वहां पहुंचे, सभी लोग नशे में धुत हो चुके थे। स्योखुन ह्यो मिन को घर ले गए और जब उसने अनकंफर्टेबल महसूस किया तो उन्होंने प्यार से उसे रुमाल थमाया। रुमाल से आती खुशबू सूंघकर ह्यो मिन अनजाने में कह बैठी कि स्योखुन का रुमाल बहुत सुगंधित है। अगली सुबह होश में आने पर उसे पिछली रात की बातें याद आईं तो वो शर्म से पानी पानी हो गई। उसने खुद पर गुस्सा किया कि कैसे अपनी समझदारी खो बैठी। आज दोनों पक्षों के वकील और संबंधित लोग सुलह के लिए मिले। ह्यो मिन के एक्स बॉयफ्रेंड ने उसकी दलील को यूजलेस बताया कि प्यार इंसान को कमजोर कर देता है। उसने इस तर्क को नकार दिया और सुए पर आरोप लगाया कि वो कानूनी सहमति का इस्तेमाल करके एक्स बॉयफ्रेंड को दबा रही है। तुरंत ही स्योखुन ने पलटवार किया कि यहाँ मामला साफ है, एक पक्ष ने सिर्फ अपने सुख के लिए दूसरे को अपूरणीय क्षति दी है। सुए की मांग कि आरोपी को आपराधिक दंड और हर्जाना दोनों मिले पूरी तरह न्याय संगत है। अब तक चुप रहा एक्स बॉयफ्रेंड अचानक सबको बाहर जाने को कहता है और सिर्फ ह्यो मिन से अकेले बात करना चाहता है। उसे लगने लगा कि बार में ह्यो मिन ने जानबूझकर उससे संपर्क किया था ताकि सुए के लिए फायदेमंद बातें निकलवाई जा सकें। लेकिन उसने कहा कि वो ऐसा नहीं होने देगा क्योंकि उसे खुद ह्यो मिन पसंद है। ह्यो मिन ने तुरंत सफाई दी कि उसे पहले से उसकी पहचान नहीं पता थी और उसका कोई इरादा नहीं था फंसाने का। लेकिन एक्स बॉयफ्रेंड उसकी सफाई मानने को तैयार नहीं था, वो सिर्फ मामला जल्दी सुलझाना चाहता था। उसने कहा, अगर ये सुलझ जाए तो ह्यो मिन और उसके बीच कोई टकराव नहीं रहेगा और वो खुले तौर पर उसे चाह सकता है। फिर उसने एक चेक निकालकर कहा कि सुए चाहे जितनी रकम लिख दे, वो देने को तैयार है। उसने ये भी कहा कि उसे पहले कभी पता ही नहीं था कि सुए की त्वचा की ऐसी समस्या है और उसके सारे व्यवहार तो बस लवर्स के बीच की सामान्य बात थी। उसने सुए से कहा कि वो ये चेक ले ले और कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट पर साइन कर दे। सिर्फ ह्यो मिन की खातिर वो चाहता है कि यही मामला खत्म हो जाए। और अगर ये बात आगे बढ़ी तो उसके पास ऐसे वीडियो हैं जो साबित करते हैं कि सुए ने संबंध अपनी मर्जी से बनाए थे। ह्यो मिन ने वीडियो की बात जाकर स्योखुन को बताई। स्योखुन ने तुरंत कहा कि सू के लिए शारीरिक दर्द से ज्यादा बड़ा घाव मानसिक आघात है। उसने बताया कि शुरू में उसने ह्यो मिन को टीम में इसलिए शामिल किया था क्योंकि ह्यो मिन ने कहा था जब दर्द अपनी सीमा तक पहुंच जाता है तो इंसान कानून का सहारा लेता है। लोग मानते हैं कि मुकदमा लड़कर वो अपनी खुशी की रक्षा कर सकते हैं और अपने सुख की तलाश के अधिकार को बनाए रख सकते हैं। सू भी सिर्फ इसी मुकदमे के जरिए अपना दिल का घाव भरना चाहती थी। मुकदमा जीतना या पैसों का मुआवजा पाना ही उसकी एकमात्र तसल्ली नहीं थी। उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने जो गुप्त समझौते का प्रस्ताव दिया था वो एक तरफा था। ह्यो मिन ने वादा किया कि वो इसे दोनों पक्षों पर लागू करेगी। ह्यो मिन ने सू से पूछा कि क्या उसने कभी वीडियो बनाने की इजाजत दी थी। सू ने पछताते हुए कहा कि भावनाओं में बहकर वो उस समय इनकार नहीं कर पाई। ह्यो मिन ने उसका हौसला बढ़ाया और कहा कि वो शर्तों को बदल देगी ताकि ये समझौता दोनों तरफ से बाइंडिंग हो और उसका एक्स कभी वीडियो लीक न कर सके। सू ने साफ किया कि उसे सिर्फ इलाज और वकील की फीस चाहिए, केस करने का मकसद पैसे नहीं है। रिश्ते के दौरान उसका एक्स उसे हमेशा अपनी मर्जी से चलाता रहा। वो इस मुकदमे के सहारे उस बेबसी से निकलना चाहती थी। ह्यो मिन की ये बात कि प्यार इंसान को कमजोर बना देता है ने उसे एहसास दिलाया कि वो इसलिए आहत नहीं हुई क्योंकि वो बुरी इंसान है, बल्कि इसलिए कि प्यार में पड़कर कोई भी ऐसा हो सकता है। ह्यो मिन के पास आकर सू को सच्ची तसल्ली मिली। उसकी मध्यस्थता से दोनों पक्षों ने आखिरकार म्यूचुअल कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट पर साइन कर दिए। सब कुछ आखिर में सुलझ गया। इसके बाद सू ने अपने एक्स से अकेले कुछ बात करने की गुजारिश की।
उसका एक्स सोच रहा था कि शायद सू अब भी उसे वापस पाना चाहती है, लेकिन सू ने कहा वो उसे कभी राक्षस नहीं बनाएगी और न ही इस बात से इनकार करेगी कि दोनों ने साथ में खुशहाल पल बिताए थे। उसने महसूस किया कि जब वो दोनों प्यार में थे तब उसका एक्स सचमुच उससे प्रेम करता था और उसे यकीन था कि उसमें इतनी कशिश है कि कोई भी आदमी उसके लिए सच में दीवाना हो सकता है। ये कहकर सू आत्मविश्वास से मुस्कुराई और शांति से बाहर निकल गई। इसके बाद उसका एक्स ह्यो मिन को डेट पर बुलाना चाहता था, लेकिन ह्यो मिन ने सख्ती से इनकार कर दिया और साफ कहा कि उसने सोने जैसी कीमती लड़की की कद्र ही नहीं की। नेक्स्ट एपिसोड में मिस्टर हुआंग की पत्नी को अल्जाइमर की बीमारी थी। वो बीमारी के दर्द से बहुत पीड़ित थी और अपने पति से रिक्वेस्ट करती है कि उसे स्विट्जरलैंड ले जाकर इच्छा मृत्यु दिलवाएं। प्यार की वजह से पति उसकी इस आखिरी ख्वाहिश को मान लेता है, लेकिन जैसे ही वो पत्नी की अस्थियां लेकर वापस देश लौटता है, पुलिस उसे पत्नी की मौत में मदद करने के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। एयरपोर्ट पर ही स्योक हुन ने संयोग से मिस्टर हुआंग को गिरफ्तार होते हुए देखा। पहले उसका मिस्टर हुआंग और उनकी पत्नी से संबंध रह चुका था। दरअसल मिस्टर हुआंग की पत्नी ने अपने घर के बाहर एक हादसा होते हुए देखा था। एक हाई स्कूल का लड़का गाड़ी से टकराकर गिर पड़ा और ड्राइवर तुरंत भाग निकला। महिला ने जल्दी से गाड़ी का नंबर नोट कर लिया और फोन लाकर एम्बुलेंस बुलाने का सोचा, लेकिन जल्दबाजी में उसका पैर टूटे कांच पर पड़ गया। अल्जाइमर की वजह से वो अपने असली मकसद को भूल गई। वो दरवाजे पर ही चुपचाप बैठ गई, कुछ नहीं कर पाई। जब मिस्टर हुआंग काम से लौटे तब उन्होंने पत्नी के पैर का जख्म ठीक किया। पुलिस सायरन की आवाज सुनकर उसकी याददाश्त अचानक लौट आई। वो तुरंत बाहर दौड़ी, लेकिन तब तक एम्बुलेंस में ले जाए जा चुके उस लड़के की मौत हो चुकी थी। पश्चाताप और आत्मग्लानि ने उसका मन तोड़ दिया। उस स्टूडेंट के लिए इंसाफ दिलाने के लिए उसने गाड़ी का नंबर अदालत में सबूत के तौर पर दिया। क्योंकि उस सड़क पर कोई कैमरा नहीं था, इसलिए उसका बयान ही अकेला सबूत बन गया। अपने दिमाग को साफ रखने और ज्यादा बातें याद रखने के लिए वो रोज अल्जाइमर की दवाइयाँ लेती थी। उस समय स्योक हुन उसी ड्राइवर का वकील था जिसने एक्सीडेंट किया था। केस शुरू होने से पहले उसने कई बार मिस्टर हुआंग की पत्नी से मुलाकात की। दोनों कई बार आमने सामने हुए। अदालत में सबसे पहले स्योक हुन ने उससे पूछा कि क्या वो अपना नाम याद कर सकती है, लेकिन वो झिझकी, हकलाने लगी और जवाब नहीं दे पाई। उसने फिर पूछा कि क्या उसे उन 2 स्टूडेंट्स के नाम याद हैं जो दर्शकों की सीट पर बैठे हैं, लेकिन उसे बिल्कुल भी याद नहीं था। उसी समय स्योक हुन ने बताया कि ये दोनों स्टूडेंट उसी महिला के प्रिय स्टूडेंट हैं, क्योंकि वो पहले स्कूल की टीचर रह चुकी है। अब हालत ये थी कि वो अपने ही स्टूडेंट्स के नाम तक याद नहीं रख पा रही थी, यहाँ तक कि हादसा देखकर भी इमरजेंसी कॉल करना भूल गई। इतनी गंभीर अल्जाइमर बीमारी के साथ उसके बयान पर भरोसा करना मुश्किल था। डॉक्टर ने पहले कहा था कि अगर उस स्टूडेंट को 1 घंटा पहले अस्पताल ले जाया जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। अपने बयान में महिला ने लिखा कि हादसा करने वाला ड्राइवर पहला अपराधी है और उसकी खुद की बीमारी दूसरा अपराधी। लेकिन स्योक हुन का कहना था कि उसने अपने अपराध बोध से बचने के लिए पहले अपराधी को किसी भी हालत में दोषी साबित करने की कोशिश की, पर असल में बीमारी और अपराध बोध दोनों के असर में उसने यकीन कर लिया कि वही गाड़ी का नंबर सही है। लेकिन असलियत ये थी कि उसकी याददाश्त गलत थी और आरोपी का उस हादसे से कोई लेना देना नहीं था। अंत में स्योक हुन ने केस जीत लिया और महिला हार गई। इस हार और आत्मग्लानि ने उसकी हालत और बिगाड़ दी। पीड़ा सहन न कर पाने के कारण उसने पति से अनुरोध किया कि वो उसे विदेश ले जाकर इच्छा मृत्यु दिलवाए, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि पत्नी की अस्थियां लेकर लौटने के बाद मिस्टर हुआंग को उनकी पत्नी का भाई ही अदालत में ले जाएगा और उस पर पत्नी की मौत में मदद करने का आरोप लगाएगा। मुकदमे में पत्नी के भाई ने आरोप लगाया कि उसकी बहन ने बहुत दुख सहा, क्योंकि मिस्टर हुआंग ने शादी के दौरान अफेयर किया था और तलाक लेने की बात भी की थी। बस जब बहन को अल्जाइमर का पता चला तब जाकर उसने तलाक का इरादा छोड़ दिया। पत्नी के भाई का मानना था कि मिस्टर हुआंग सिर्फ बहन की मौत का इंतजार कर रहा था ताकि उसकी संपत्ति पा सके और अपनी प्रेमिका के साथ रह सके। अब उसने इंतजार तक नहीं किया और इच्छा मृत्यु का बहाना बनाकर बहन को जल्द मरवा दिया। इस बार मिस्टर हुआंग का वकील स्योक हुन बना। उसने सीधे पूछा कि मिस्टर हुआंग ने कब से अफेयर शुरू किया। मिस्टर हुआंग ने माना कि पत्नी को बीमारी का पता चलने से 1 साल पहले उसने अफेयर किया था और जिस दिन उसने पत्नी से तलाक मांगा उसी दिन पता चला कि पत्नी को अल्जाइमर है। ये झटका इतना बड़ा था कि उसने तलाक का विचार छोड़ दिया। उसने ठान लिया कि अब पूरी तरह से पत्नी के साथ रहकर उसकी देखभाल करेगा। उसी रात उसने अल्जाइमर की बीमारी के लक्षण पढ़े और समझा कि पत्नी की भूलने की आदतें या गुस्से में डांटना प्यार की कमी नहीं थी बल्कि बीमारी की वजह से था।
वो गहराई से पछताया कि उसने अकेलेपन का बहाना बनाकर अफेयर किया। अगर उस दिन वो थोड़ा और ध्यान देता, घर से बाहर कम निकलता, तो शायद बीमारी का जल्दी पता चल जाता और इलाज हो जाता। उस दिन से मिस्टर हुआंग हमेशा पत्नी के साथ रहा। कभी वो भूल जाती, कभी थोड़ी देर के लिए ठीक रहती, लेकिन उसकी ज्यादातर यादें सिर्फ हनीमून तक ही सीमित रह गईं। इसी जुड़ाव ने मिस्टर हुआंग को एक बार फिर प्यार का असली मतलब समझाया। बीमारी से पहले वो सोचता था कि प्यार सिर्फ एक साधारण सा एहसास है, लेकिन जब उसने पत्नी के साथ समय को पीछे की ओर लौटते हुए महसूस किया, तो उसे एहसास हुआ कि प्यार एक जादुई पहेली है जो हजारों भावनाओं से निकलने वाली रोशनी की तरह है। लाल रंग आकर्षण और जुनून है, उसके बाद गर्मजोशी, खुशी और अनगिनत रंग आते हैं। मिस्टर हुआंग ने ये भी बताया कि पत्नी कई बार मर जाना चाहती थी, लेकिन वो डरती थी कि उसकी मौत पति के लिए अंधेरा छोड़ जाएगी, इसलिए हर बार अपना इरादा बदल देती थी। अंत में उसने पति से रिक्वेस्ट किया कि साथ चलकर स्विट्जरलैंड में इच्छा मृत्यु करवाएं। प्यार की वजह से उसने पत्नी की ये आखिरी ख्वाहिश पूरी की, लेकिन विपक्षी वकील ने इसे समाज की नैतिकता के खिलाफ बताया और मिस्टर हुआंग को 3 साल जेल की सजा देने की मांग की। लेकिन स्योक-हुन ने तुरंत जवाब दिया कि अल्जाइमर से होने वाला मानसिक दर्द किसी शारीरिक दर्द से कम नहीं होता। एक सम्मानित टीचर रह चुकी महिला के लिए ये यातना और भी असहनीय थी। अगर समाज सिर्फ शारीरिक दर्द को मान्यता दे और मानसिक पीड़ा को नजरअंदाज करे, तो ये एक तरफा होगा और समय की सोच के खिलाफ भी। कानून और भावनाओं के बीच संतुलन बनाते हुए जज ने अंततः मिस्टर हुआंग को 1 साल की जेल की सजा सुनाई। मिस्टर हुआंग ने स्योक-हुन का धन्यवाद किया और शांति से फैसले को स्वीकार कर लिया। अदालत खत्म होने के बाद सब लोग चले गए, लेकिन स्योक-हुन लंबे समय तक वहीं बैठा रहा, खुद को संभाल नहीं पाया। मिस्टर हुआंग के प्यार पर कहे गए विचारों ने उसे अपनी एक्स वाइफ की याद दिला दी। 10 साल पहले एक दिन काम से लौटकर उसने देखा कि उसकी पत्नी को पसंद करने वाला एक आदमी दरवाजे पर उसे गले लगाए खड़ा है। उस वक्त स्योक-हुन कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहाँ से चला गया। वो पत्नी पर भरोसा करता था और ये नहीं चाहता था कि किसी और की दीवानगी का इल्जाम उस पर लगे, इसलिए उसने पत्नी को खुद ही सब संभालने दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद पत्नी ने तलाक मांग लिया। उसका कहना था कि वो नीरस और बेमतलब की जिंदगी और नहीं सह सकती। उसने साफ किया कि उसका उस आदमी से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन उसने उसके गले लगाने को भी मना नहीं किया, क्योंकि उसकी आंखों में वही जुनून था जो कभी स्योक-हुन की आंखों में उसके लिए होता था। वो पुराने दिनों के स्योक-हुन को तरस रही थी। उस वक्त स्योक-हुन ने समझाया कि प्यार सिर्फ जुनून नहीं होता, बल्कि साथ निभाना भी होता है, आंधियों तूफानों से गुजरना भी होता है। प्यार वो है जब एक रिश्ता परिवार बन जाता है और उसमें सुरक्षा और अपनापन आ जाता है। लेकिन उसकी पत्नी अड़ी रही कि उबाऊ और नीरस जिंदगी उसकी आत्मा को खोखला कर रही है और उसने तलाक पर जोर दिया। तलाक के बाद स्योक-हुन हमेशा खुद को दोषी मानता रहा, लेकिन आज उसे समझ आया कि गलती उसकी नहीं थी। अदालत से निकलने के बाद स्योक-हुन ने अपनी एक्स वाइफ से मुलाकात की और कहा, प्यार के बहुत से रंग होते हैं जो समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन वो हमेशा उससे प्यार करता रहा है। एक्स वाइफ ने भी माना कि अपने वर्तमान पति के साथ रहने के बाद ही उसे ये सच समझ आया और स्योक-हुन से माफी मांगी कि उसके साथ रहते हुए उसने प्यार का असली अर्थ नहीं समझा। स्योक-हुन के मन में गुस्सा और दुख दोनों थे, लेकिन उसके दिल का बोझ हल्का हो गया। उसने साफ कहा कि अब दोनों को फिर कभी नहीं मिलना चाहिए। उसी रात अकेलेपन से टूटकर स्योक-हुन दफ्तर में ही रुक गया। तभी ह्योमिन वहाँ आई और उसे रिपोर्ट सौंप दी। स्योक-हुन ने ह्योमिन को अपनी एक्स वाइफ के बारे में बताया। उसने कहा कि स्कूल के दिनों में उसकी ईमानदारी और सीधेपन ने कई दोस्तों को चोट पहुंचाई थी, जिससे वो चुपचाप और अलग-थलग रहने लगा। लेकिन पत्नी से मिलने के बाद ही उसने खुलकर खुद को एक्सप्रेस करना सीखा। ह्योमिन ने उसका हौसला बढ़ाया कि अतीत के लोग हमेशा बदल जाते हैं, समय सब मिटा देता है, लेकिन इंसान खुद को कभी नहीं खोता। ह्योमिन की बातों से उसे हिम्मत मिली, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके खिलाफ एक साजिश शुरू हो चुकी है। इससे पहले स्योक-हुन ने लॉ ऑफिस का स्ट्रक्चर बेहतर करने और निकम्मे सीनियर वकीलों को हटाने के लिए सैलरी सिस्टम बदलने में डायरेक्टर की मदद की थी। उसका मकसद मेहनती और युवा वकीलों को प्रोत्साहित करना था। लेकिन इस कदम से सीनियर वकीलों का एक ग्रुप नाराज हो गया, जिसका नेता अटॉर्नी गो था। बदला लेने के लिए गो ने स्योक-हुन पर नजर रखवाई और चुपके से उसकी तस्वीरें खिंचवाईं, जिसमें एक महिला वकील आधी रात को उसके घर आती दिख रही थी। इस ग्रुप ने स्योक-हुन और डायरेक्टर को बाहर रखकर गुप्त रूप से शेयर होल्डरों की मीटिंग बुला ली। मीटिंग में वकील गो ने वो तस्वीरें दिखाकर आरोप लगाया कि स्योक-हुन का फीमेल कोलीग के साथ अवैध संबंध है और इसी के सहारे वो गोपनीय फाइलें चुराने की योजना बना रहा है। सब लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही डायरेक्टर और स्योक-हुन अचानक वहाँ आ गए।
अगले एपिसोड में एक केस सामने आया जिसमें मिसेस हान, जो मशहूर टीवी एंकर थी, दिमागी दवा के असर में अपने पति पर हमला करके उसे गंभीर रूप से घायल कर बैठी। लेकिन जांच के दौरान पता चला कि हान नाम की महिला ने जानबूझकर दवा का इस्तेमाल पति पर हमला करने के लिए किया था। इस घटना के पीछे एक गहरा राज छिपा था। इससे पहले भी वकील गो ने झूठा आरोप लगाया था कि स्योखुन और वकील सियो का रिश्ता है और स्योखुन ने अवैध तरीके से उसी से फाइलें चुराई हैं। स्योखुन ने डॉक्यूमेंट्स के कोड को ट्रेस किया और पता लगाया कि असली प्रिंटिंग तो एक मेल लॉयर ने की थी। वो वकील गो का ही आदमी था जिसने फाइल चुराई और दोष स्योखुन पर डाल दिया। जब ये चाल नाकाम हुई तो वकील गो फिर भी जोर देकर कहने लगा कि स्योखुन और वकील सियो का रिश्ता है। स्योखुन ने तुरंत सच बताया कि सियो आधी रात को उसके घर इसलिए आई थी ताकि बता सके कि दफ्तर में उसे हरास किया जा रहा है और जो उसे परेशान कर रहा था वो था वकील हांग, जो गो के गुट में था। हांग सालों से अपने अनुभव का घमंड दिखाकर सियो से अपने काम करवाता था। सियो को लगातार रात रात भर काम करना पड़ता था, फिर भी हांग उसकी कमियां निकालता और दबाव डालता। मामला इतना बढ़ गया कि हांग ने उसे मजबूर किया कि वो क्लाइंट्स को खुश करने के लिए पार्टियों में शामिल हो। एक पार्टी में एक क्लाइंट ने सियो से बदसलूकी की, जिससे वो गुस्से में वहाँ से चली गई। हांग तुरंत उसके पीछे गया और सहानुभूति दिखाने का नाटक किया। उसने कहा कि वो क्लाइंट का गुस्सा संभालेगा। सियो भावनाओं में बहकर गलती कर बैठी और हांग के साथ उसका शारीरिक संबंध बन गया। इस वजह से होंग दिन ब दिन और भी बेरौफ हो गया और लगातार सियो से कहने लगा कि वो क्लाइंट्स के साथ शराब की पार्टीज में आए। सियो अब और सहन नहीं करना चाहती थी। उसने होंग को चेतावनी दी कि अगर उसने जबरदस्ती जारी रखी तो वो उसके ऑफिस में किए गए उत्पीड़न का खुलासा कर देगी। लेकिन होंग ने उसे धमकाया कि कोई भी शादीशुदा आदमी के साथ जुड़ी औरत की बात पर भरोसा नहीं करेगा। अगर सियो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो फैला देगा कि दोनों के बीच अफेयर है और शराब पार्टी में जाना सियो की अपनी मर्जी थी। ऐसी स्थिति में सब यही सोचेंगे कि होंग ने बस वही गलती की जो कोई भी आदमी कर सकता है, जबकि सियो की पूरी इज्जत और करियर तबाह हो जाएगा। मजबूरी में सियो ने स्योखुन से मदद मांगी। जब स्योखुन ने होंग की गंदी हरकतों का पर्दाफाश किया तो डायरेक्टर तुरंत सबको लेकर नाइट क्लब पहुंची और होंग को रंगे हाथ पकड़ लिया जब वो महिला वकील को शराब पिलाने पर मजबूर कर रहा था। पक्के सबूतों के सामने डायरेक्टर हु बेहद गुस्से में आ गई। उसने साफ कहा कि अब होंग कंपनी में तो क्या, वकालत की दुनिया में भी कदम नहीं रख पाएगा। इसके तुरंत बाद होंग को इस्तीफा देना पड़ा। गो को उम्मीद नहीं थी कि स्योखुन को फंसाने की उसकी योजना नाकाम हो जाएगी, बल्कि इससे उसकी खुद की ताकत कमजोर हो जाएगी। होंग से जुड़ने के डर से गो ने सारी जिम्मेदारी उसी पर डाल दी और स्योखुन से माफी की भीख मांगी। लेकिन स्योखुन ने उसे सख्त चेतावनी दी कि आगे से उसके काम में किसी भी तरह का दखल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, वरना वो कभी माफ नहीं करेगा। होंग के डिसमिसल की खबर जल्दी ही पूरे लॉ फर्म में फैल गई। सबको संतोष मिला, लेकिन तूफान अभी थमा नहीं था। अचानक ह्योमिन को उसकी सबसे अच्छी दोस्त का फोन आया। उसने बताया कि उसकी बड़ी बहन हान को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि उसने अपने पति को पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और वह कोमा में चला गया। ह्योमिन को पता था कि हान नशे की दवाइयां ले रही थी, जिससे वह बेहोशी की हालत में हिंसक हो गई। ह्योमिन ने तय किया कि वह अदालत में दलील देगी कि हान ने होश खो दिया था और उसे निर्दोष साबित करना चाहिए। लेकिन स्योखुन की राय अलग थी। उसका मानना था कि अगर पूरी तरह होश खो देने की दलील दी गई तो अदालत को बरी करना तो पड़ेगा, लेकिन केस बहुत लंबा और जटिल हो जाएगा। इसके बजाय मानसिक क्षमता कमजोर होना साबित कर सजा के बजाय प्रोबेशन दिलाना ज्यादा सुरक्षित होगा। लेकिन ह्योमिन अपनी राय पर अड़ी रही क्योंकि हान एक मशहूर टीवी न्यूज एंकर थी। वह अपने परिवार का गर्व थी। ह्योमिन यह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि हान अपराधी घोषित हो और अपनी इज्जत और पहचान खो दे। इसलिए वह हर हाल में यही साबित करना चाहती थी कि हान ने पूरी तरह मानसिक संतुलन खो दिया था। स्योखुन ने ह्योमिन की चिंता को समझा। दोनों हान के डॉक्टर से मिले, लेकिन डॉक्टर ने एक चौंकाने वाली सच्चाई बताई। हान विक्टिम वाइफ सिंड्रोम से ग्रस्त थी। यह मानसिक स्थिति तब पैदा होती है जब किसी महिला पर उसके पति द्वारा सालों तक हिंसा की जाती है। डॉक्टर ने खुलासा किया कि हान का पति पिछले 10 साल से उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहा था। इस वजह से उसका शरीर और मन दोनों टूट चुके थे। उसमें डिप्रेशन, चिंता और नींद की बीमारी के लक्षण आ गए थे। डॉक्टर ने उसकी पहली जांच की तस्वीर भी दिखाई, जिसमें हान की पसलियां टूटी हुई थी और उसे ठीक होने में 7 हफ्ते लगे थे। लेकिन उस समय हान ने सब छिपा लिया और झूठ बोला कि यह चोट कार एक्सीडेंट में लगी है। स्योखुन ने पूछा कि हान जो दवाइयां ले रही थी, क्या उनसे अस्थायी रूप से होश खोना संभव है। डॉक्टर ने पुष्टि की कि हाँ,
कभी 4 घंटे और कभी 12 घंटे तक भी वह बेहोशी की हालत में रह सकती थी। जब ह्यूमिन ने ये बात अपनी दोस्त को बताई तो वो वहीं टूटकर रो पड़ी। उसके परिवार को कभी पता ही नहीं चला था कि उनकी सौम्य सी दिखने वाली बहन का पति दरअसल एक हिंसक दरिंदा है। गुस्से में उसकी दोस्त अस्पताल के कमरे में घुस गई और कोमा में पड़े पति को पीटने की कोशिश करने लगी, लेकिन डॉक्टर की समझाइश ने उसे रोक लिया। पहली सुनवाई में स्योखुन ने दलील दी कि हान ने दवा लेने के बाद होश खो दिया था और वो पूरी तरह से अपने पति को पीटने की घटना याद नहीं कर पा रही, यानी उस वक्त वो मानसिक संतुलन खो चुकी थी। लेकिन प्रोसिक्यूटर्स ने तुरंत विरोध किया और कहा कि हान ने मारते समय पति का नाम लेकर उसे गालियां दी और बाद में मदद के लिए कॉल भी किया। इससे साफ था कि वो पूरी तरह से होश में थी। ये मामला मानसिक क्षमता कमजोर होने का है, न कि मानसिक संतुलन खोने का। इसके बाद स्योखुन ने हान की मानसिक स्थिति की जांच करवाने की मांग की, जिसे जज ने मंजूर कर लिया। जांच के दौरान हान ने सभी के सामने अपनी नियमित दवा ली। थोड़ी देर बाद वो अचानक हिंसक हो गई। उसने गिलास फेंका, कुर्सियां तोड़ी और कमरे को तहस नहस कर दिया। वो पूरी तरह नियंत्रण खो बैठी। होश में आने पर उसने अपनी बहन और ह्यूमिन से पूछा कि क्या उन्होंने उसका वो रूप देखा, लेकिन अगले ही पल वो धीरे से बोली कि उसे वो एहसास बहुत अच्छा लगा। दवा लेने के बाद उसे ऐसा लगता था जैसे वो वंडर वुमन बन गई हो। आमतौर पर हान बेहद कमजोर रहती थी, जोर से बोलने की भी हिम्मत नहीं कर पाती थी, लेकिन वीडियो में वो चीख चिल्ला रही थी, गुस्सा निकाल रही थी। इसी समय ह्यूमिन और उसकी दोस्त को पता चला कि हान ने खुद अपने घर में कैमरे लगाए थे ताकि वो दवा खाने के बाद की अपनी हरकतें देख सके। जब उसने वीडियो में खुद को अपने पति को बेरहमी से मारते देखा तो हान को लगा कि वो सचमुच वंडर वुमन है जो एक बुरे इंसान को सजा दे रही है। वो बार बार वो वीडियो देखती, उसमें उसे सुकून, बदला और अजीब सा आनंद मिलता। इसके बाद जब भी उसका हान पति के पास आती तो उसका पति अनजाने में उससे दूर भागने लगता, जैसे वो पहले हिंसा झेलते समय करती थी। लेकिन कुछ दिन पहले उसका पति शराब पीकर फिर से उस पर हमला करने आया। तब हान ने जानबूझकर दवा खाई ताकि वो वंडर वुमन बनकर उसे सबक सिखा सके। नतीजा ये हुआ कि उसने अपने पति को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसी पल ह्यूमिन को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। कानून की नजर में हान के इस व्यवहार को जानबूझकर उत्पन्न की गई स्थिति माना जाएगा, यानी अपराधी पहले से जानता था कि इसके परिणाम क्या होंगे, लेकिन उसने जानबूझकर खुद को उसी स्थिति में धकेल दिया। मैडम हान ने खुद दवा खाई ताकि वो आक्रामक हो जाए, इसलिए भले ही बचाव पक्ष ये दलील दे कि वो उस समय अपने कार्यों पर नियंत्रण नहीं रख पा रही थी, पर प्रोसिक्यूटर्स इसे स्वेच्छा से उत्पन्न स्थिति कहकर खारिज कर देता। इस वजह से बरी होने का फैसला पाना लगभग असंभव था। उस समय ह्यूमिन की दोस्त को अचानक याद आया कि कई साल पहले उसने ह्यूमिन के लिए इशारों की भाषा सीखी थी ताकि वो अपनी बहरी बहन से बात कर सके। उस वक्त ह्यूमिन ने उसे सिखाने के लिए कहा था और वादा किया था कि बदले में वो उसकी कोई एक इच्छा जरूर पूरी करेगी। और अब उसकी दोस्त ने वही वादा निभाने की मांग की। वो चाहती थी कि ह्यूमिन मैडम हान को निर्दोष साबित करे। एक तरफ दोस्ती और क्लाइंट की उम्मीदें और दूसरी तरफ प्रोफेशनल एथिक्स। इस दुविधा में फंसी ह्यूमिन ने सब कुछ वकील स्योखुन से कह दिया और अपने भीतर की पीड़ा साझा की। वकील स्योखुन ने उसे समझाया कि उसके लिए न्याय का मतलब है उन लोगों की रक्षा करना जिनकी हर हाल में रक्षा करनी चाहिए, और अगर जरूरत पड़े तो कानूनी ढांचे के अंदर लूप होल ढूंढने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। उसने ह्यूमिन को याद दिलाया कि नियमों की बेड़ियों में मत बंधो, अपनी सोच को और बड़ा करो। ये सुनकर ह्यूमिन को जैसे नई रोशनी मिल गई। उसने मैडम हान को सख्त हिदायत दी कि उन्होंने जानबूझकर दवा खाई और पति पर हमला किया। ये बात किसी भी हाल में बाहर नहीं जानी चाहिए, चाहे डॉक्टर हो या प्रोसिक्यूटर। उसने ये भी कहा कि अगर अदालत में कोई मुश्किल सवाल पूछा जाए तो चुप रहने का अधिकार इस्तेमाल करना। दूसरी सुनवाई में जांच रिपोर्ट सामने आई कि दवा खाने के बाद मैडम हान सही और गलत में फर्क करने की क्षमता खो देती हैं, फैसले लेने की स्थिति में नहीं रहती और 30 मिनट बाद की कोई बात याद तक नहीं रहती। दवा के दुष्प्रभाव ने दिमाग के हिस्से की कार्यक्षमता दबा दी, जिससे हिंसक व्यवहार उभर आया। इलाज करने वाले डॉक्टर ने मैडम हान की ब्रेन स्कैन रिपोर्ट भी पेश की। इसने साबित किया कि वो उस समय होश में नहीं थी और अनजाने में अपने पति पर हमला कर बैठी। सभी सबूतों को देखकर जज ने आखिरकार ये फैसला सुनाया कि व्यवहार पर नियंत्रण की क्षमता खोना वाली दलील सही है। मैडम हान निर्दोष साबित हुई और उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके बाद ह्यूमिन और उसकी दोस्त ने शराब पीकर जश्न मनाया। तीनों ने मिलकर सीसीटीवी वीडियो देखा, जिसमें नशे में धुत पति घर आया और बेवजह मैडम हान पर चिल्लाने और धक्का देने लगा। अब और सहना मुश्किल था तो मैडम हान ने कुर्सी उठाई और पति पर जोर से दे मारी। वो चिल्ला रही थी, नरक में जाओ,
और उसी तरह पलटवार कर रही थी जैसे सालों से पति उनके साथ करता आया था। तीनों हंसते हुए वीडियो देख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे, क्योंकि सिर्फ मैडम हान ही जानती थी कि इस उग्र पलटवार के पीछे छिपे थे 10 सालों के अनगिनत दिन और रातें जब वो लगातार प्रताड़ित होती रहीं। लेकिन ऊपर वाले ने इंसाफ किया। अब वो हिंसक पति गंभीर हालत में कोमा में पड़ा है और मैडम हान आखिरकार अपनी नई जिंदगी पा चुकी हैं। आखिर में ह्यू मिन खास तौर पर वकील स्यो खुन से मिलने गई और उसका धन्यवाद किया। उसने कहा, मुझे हमेशा लगता था कि मैं अकेली अंधेरी सुरंग में चल रही हूँ, लेकिन आपने मुझे एक टॉर्च पकड़ा दी। यहीं पर एक एपिसोड खत्म होता है। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।